इस प्रोग्राम के लिए मेरा निवेदन भारतीय जैन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी लुक्कड़ से इस प्रोग्राम को मॉडरेट करें और हमारे विशेष अतिथियों का और सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करें। श्री राजेंद्र जी लुक्कड़। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय परम आदरणीय शांतिलाल जी भाऊ, वल्लभ शाह, धर्मेश भाई और पूरे देश भर से जुड़े हुए हमारे सभी साथी गणों को मेरा सादर प्रणाम, श्रद्धापूर्वक नमन। बंधुओं, हमारे लिए बड़े परम सौभाग्य की बात है कि आज हमने हमारे समाज के एक साथ 3 लेजेंडरी लोगों को हमारे बीच में बातचीत करने के लिए, उनके अनुभव को साझा करने के लिए हमने निवेदन किया। और मैं भाऊ का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भाऊ पिछले कई महीनों से आपके पीछे हम लगे हुए थे। कार्यकर्ता चाह रहे थे कि आप उनसे इंटरेक्शन करें और आपने न सिर्फ आपने अपनी स्वीकृति दी, आपने गिफ्ट के रूप में वल्लभ भाई को और धर्मेश भाई को जोड़ा। आपको पूरे हमारे नेटवर्क की तरफ से, भारतीय जैन संगठन परिवार की तरफ से खूब खूब धन्यवाद देते हैं। कोरोना के अंदर जिस तरीके से पिछले 90 दिन के अंदर पूरे विश्व के हालात जिस तरीके से बने, लेकिन उस हालात को आपने अपने विजन से जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, हम सब युवा कार्यकर्ताओं के लिए बड़े ही परम सौभाग्य का और गर्व की बात है। अक्सर मेरे मन में ये भाव आता है कि प्रभु का कितना परम सौभाग्य रहा होगा हम सभी पर कि आपके सेवा काल में आपके द्वारा किए जा रहे कामों को हमको देखने का और साथ में काम करने का और आपको समझने का ऐसा मौका मिल रहा है। हमारे लिए प्रभु की असीम कृपा हम मानते हैं, कृपा प्रसाद है हमारे ऊपर भगवान का कि आप जैसे विजनरी लोगों के साथ इस तरीके से निश्चल भाव से सेवा करने वाले लोगों के साथ में आप हम सबको काम करने को मिल रहा है। और आज का हमारा ये सेशन कि कोविड के दौरान किस तरीके से हम सब की मन स्थिति रही और आने वाले समय में कोविड के इस चैलेंज को हमने अपने मन की स्थिति को मजबूत करते हुए किस तरीके से इस कोरोना को हम हरा सके। आपने सेवा के आयाम के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश दिया है कि ये बिखरने का नहीं, ये निखरने का समय है। हम सभी आपके इन सेवा भावों को आगम की इस बात से मैं आपकी तरफ मंच को सुपुर्द करूंगा कि न छ धम्मो दया परम, दया धम्म से जनी। जहां पर दया का भाव होता है, जहां पर संवेदना होती है, वहीं से सेवा का काम, निश्चल निस्वार्थ सेवा का काम शुरू होता है। और आपने जिस तरीके से आदरणीय भाऊ आपने और वल्लभ भाई आपने, धर्मेश भाई आपने जिस तरीके से पूरे देश भर में ये भाऊ के माध्यम से शुरू किया गया विजन और ये प्रकल्प चालू हुआ, मैं अगेन कहना चाहता हूं इस गौरवशाली इतिहास के हम सब साक्षी बने और प्रभु हम सबको इसी तरीके से भाऊ के साथ में और वल्लभ भाई के साथ में काम करने का आशीर्वाद दे। भाऊ, मेरा निवेदन आपसे है कि आप हम सबको अपने विचारों से अनुग्रहित करें। आदरणीय भाऊ। थैंक यू राजेश भाई। आज के इस वेबिनार में पधारे हुए पूरे भारतवर्ष के बीजेएस के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सभी मित्र, आप सबके चरणों में वंदन करता हूं। आज आपके सामने एक विशिष्ट विषय को लेकर बात करने का मौका मुझे मिल रहा है और इसकी जरूरत आ पड़ी है। मैं तो कुछ ऐसा कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूं और मैं खास करके कोरोना के ऊपर बात कर रहा हूं, तो ये एक मेडिकल सब्जेक्ट है। मैं कोई मेडिकल फैकल्टी का आदमी नहीं हूं, मैं कोई रिसर्चर भी नहीं हूं या मैं कोई प्रोफेसर भी नहीं हूं, ना ही कोई गवर्नमेंट का आदमी हूं, ना ही पॉलिसी मेकर हूं, ना ही ब्यूरोक्रेट हूं। लेकिन इस विषय पर ये एक विषय ऐसा है कि जिसमें देश का हर एक व्यक्ति इससे अफेक्ट हुआ है। आज तक मैंने मेरे 35 इयर्स के कार्यकाल में, सामाजिक कार्य के इस समय में, करीबन 28 से 29 डिजास्टर में देश में काम करने का मौका मुझे मिला। लेकिन हर डिजास्टर में एक परिस्थिति डिफरेंट थी। कोई न कोई एक विशिष्ट इलाका अफेक्टेड रहता था, वहां हम लोग जात के काम कर सकते थे। ये एक ही डिजास्टर ऐसा है, लोग बोलते हैं 100-200 साल, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो जन्म लेने के बाद आज तक ऐसा कोई डिजास्टर नहीं देखा है जिसमें देश का 1 महीने से बच्चा लेकर के तो ओल्ड आदमी
हर एक आदमी इससे अफेक्ट हुआ है। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि कोई एक चीज में हर व्यक्ति ने अफेक्ट होना, और जब ये व्यक्ति अफेक्ट होते हैं तो खाली फाइनेंशियली अफेक्ट नहीं होते हैं, काफी शारीरिक अफेक्ट नहीं होते हैं, काफी सोशली अफेक्ट नहीं होते हैं, तो हर तरीके से अफेक्ट हुए। तो इसका मतलब इसका इम्पैक्ट इस देश में नहीं पूरे विश्व में बहुत बड़ा है। इसकी गहराई मुझे तो बिल्कुल पहले थी नहीं, लेकिन एज अ सोशल वर्क करके और एज अ डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करने का एक मौका मिलता है। इसके लिए जब इसमें काम करने की मैंने शुरुआत की थी तो मैंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया कि सबसे पहले मैं मोबाइल डिस्पेंसरी वैन सेवा शुरू करूंगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आज का सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, और वैन क्यों शुरू की, क्या शुरू की, क्या है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो चीज की मुझे आवश्यकता लगी वो चीज को मैंने काम करना शुरू किया, जो कि सब लोग मुझे पहले ना बोल रहे थे, काफी रेजिस्टेंस आ रहा था काम करने में लोगों का, हमें भी कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहे थे डॉक्टर्स लोगों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से। फिर भी ये काम अगर जहाँ रिस्पांस नहीं मिलता है और बड़ा चैलेंज दिखता है उधर ही हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए काम करने का स्कोप है। अगर इजी बात रहती तो फिर कोई भी आदमी काम करेगा। बीजेएस का नेटवर्क पूरे कंट्री में है। बीजेएस के कार्यकर्ता काफी कॉम्पिटेंट है, रिसोर्सफुल है, कुछ भी काम करने के लिए वो तैयार होते हैं और काम करके बताते हैं। ये हिस्ट्री है, ये कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रूवन सिस्टम है और बीजेएस ने ये आज तक करके बताया हुआ है। इसलिए मैंने जानबूझ के थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हाथ में लिया, लेकिन जब काम हाथ में लिया तब मुझे ये पता नहीं था कि ये काम कहाँ तक बढ़ेगा। आज बोलते बोलते काम शुरू होके करीबन 3 महीने पूरे हो गए। 4-5 दिन के बाद में 1 अप्रैल को ये सेवा शुरू की गई थी। आज 227 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन के माध्यम से 15 लाख लोगों की जांच करने का, हेल्थ चेकअप करने का मौका बीजेएस को मिला। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, ये 4 राज्यों में काम करने का मौका मिला, और 15 लाख लोगों का हेल्थ चेकअप करना, यानी प्रैक्टिकल रूप पर अगर ठीक ढंग से हम सोचेंगे तो इसका पूरा देश में किस तरह से काम इस कोरोना का कहर हो रहा है उसका रियल हैंड का एक्सपीरियंस जो है वो 15 लाख लोगों को ट्रीट करने के बाद समझता है। डेली जब रिपोर्टिंग में लेता हूं, डेली जब मैं लोगों की समस्याओं को समझता हूं, डेली इश्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं, तो ये ध्यान में आता है कि ग्राउंड लेवल पे कितने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। और ये खाली इश्यूज नहीं है, खाली प्रॉब्लम्स नहीं है, और हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से इसको डील कर रहा है। किसी को आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं है, आज तक कैसे हुआ था ये पता नहीं है, कोई फ्यूचर का कोई माप नहीं सकता है कि हम कौन सी डेट को इसका एग्जिट रहेगा, कौन सी डेट को नहीं रहेगा, कितने लोग अफेक्ट होंगे, क्या होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे। कोई किसी के पास कुछ भी एक्शन प्लान इसका कोई निकाल नहीं सकता है। इस तरह का ये विचित्र डिजास्टर हमारे सामने है। ये सबसे बड़ा नेशनल इश्यू अगर हमारे सामने है, और अगर हम बीजेएस के नेटवर्क के लोग, एक कॉम्पिटेंट लोग, कैपेबल लोग, रिसोर्सफुल लोग अगर एक साथ में एक एट ए टाइम एक तरफ से कैपेबल लोग है, दूसरी तरफ से एक सिस्टम का सपोर्ट है। बीजेएस इज एन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विथ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स इन हेड ऑफिस। सो एक तरफ से सिस्टम का आप सबको सपोर्ट है, तो सिस्टम और हमारे सब लोगों की शक्ति, ताकत, इंटेलिजेंसी, इसको कंबाइन करके इसमें से हमको अभी भी काफी सारा काम करने का स्कोप आगे दिखता है। तो ये स्कोप दिखता है, तो एग्जैक्टली क्या स्कोप दिखता है? आज जो इसकी परिस्थिति है, चैलेंजेस क्या है इसमें, जो मैंने मेरे सब्जेक्ट में लिखा है कि अपकमिंग चैलेंजेस क्या है, क्या इससे आज प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो अगर मैं आज का एनालिसिस आपसे करूं, टुडेज एनालिसिस, मेरे हिसाब से जो रोज का मेरा अवलोकन इसमें है, क्योंकि पिछले 100 डेज से मेरा दिन, मेरी रात, मेरा पूरा काम पूरा कोरोना का स्टडी करने में और उसका अवलोकन करने में जा रहा है। तो 100 डेज ये बहुत बड़ी बात होती है। तो 100 डेज के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का पैनिक ये बहुत बड़ा है। आज कोरोना का डर ये हर एक व्यक्ति के अंदर
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो स्लम में रहता है, चाहे वो बिल्डिंग में रहता है, चाहे वो देहात में रहता है, चाहे वो सिटी में रहता है, चाहे वो ये कास्ट का है, चाहे वो कास्ट का है, इससे कोई संबंध नहीं। चाहे वो ये एज ग्रुप का है या वो एज ग्रुप का है, उससे भी कोई संबंध नहीं। मतलब हर एक व्यक्ति के सामने डर है, और डर जो है वो किस चीज का है? डर जो है उसकी व्याप्ति कहां तक है? ये जब मैं रात दिन सोचने की कोशिश करता हूं तो पहली बात मेरे सामने आती है, हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ये लगता है कि मुझे कोरोना होगा क्या और मैं उससे कैसे बच सकता हूं, या मेरे परिवार में इसका इफेक्ट आएगा क्या नहीं आएगा। और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये स्वाभाविक है। लेकिन जब मैं ये देख रहा हूं कि जब से लॉकडाउन रिलैक्स हुआ, अनलॉक 1 शुरू हो गया, अनलॉक 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और दूसरी तरफ से नंबर ऑफ केसेस जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं, ये दोनों अपने आप में विरोधाभास है। जब केसेस बिल्कुल भी नहीं थे, हम घर के अंदर लॉक थे। जब हम घर के बाहर है तो केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस परिस्थिति से मुकाबला करना यानी एक बड़ा चैलेंज है, और हम सब लोग इस तरह कंफ्यूजन में हैं कि हमको पता ही नहीं हमने एग्जैक्टली क्या करना। क्योंकि आज तक काफी दिनों तक इसका असर हमको स्लम एरिया में ज्यादा दिखाई देता था, छोटी चाल में ज्यादा दिखाई देता था। अब इसका असर पूरी बिल्डिंग्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, बंबई जैसे सिटी में एक हफ्ता पहले कमिश्नर साहब ने हमको कहा कि 8000 बिल्डिंग्स अफेक्टेड है बंबई सिटी में। पुणे की भी वही पोजीशन है, सब तरफ वही पोजीशन हो सकती है। मतलब अभी इसका कहर एक जगह पर नहीं रहा है, तो स्प्रेड हो रहा है। और ये जो स्प्रेड हो रहा है, तो अभी ये कम्युनिटी स्प्रेड, ये रुकना या कब रुकेगा या कैसे रुकेगा या कितने दिन में रुकेगा, इसको कोई भी आदमी बयान नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। तो इसकी वजह से मैं जब बिल्डिंग्स में देखता हूं ना, तो इतना डर डर के हर चीज की जा रही है, और डर के इस तरह से की जा रही है। समझो अगर हमारे बाजू के बिल्डिंग में हुआ या कोई बिल्डिंग में हुआ, हमको एक फोन आया, अरे बाप रे वहां तो 15 लोगों को डिटेक्ट हो गया, इमीडिएटली वहां बाहर कॉर्डन अप कर दिया, वो बिल्डिंग लॉक कर दिया। हमारी डिस्कशन इस तरीके से होती है कि अरे बाप रे इतना बड़ा हो गया, मतलब एक बिल्डिंग के 15-15 लोग चले गए, ये हो गया। जितना न्यूज टेलीविजन का स्प्रेड इतना जल्दी नहीं हो सकता, इतना उसका न्यूज स्प्रेड होता है और पैनिक क्रिएट होता है कि बिल्डिंग में इतने लोग गए, इतने लोग गए, इतने लोग गए। मतलब क्या? मतलब कि इतने लोग ये हो गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो होना ही है, इसमें हमको इस तरीके से लेने की जरूरत नहीं है। मुझे एक भी आदमी ने ऐसे कहते हुए नहीं देखा, अरे चलो ठीक है 15 को होके गया, लेकिन क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही आदमी दवाखाने में, वो भी बाहर आ जाएगा, कोई आईसीयू में नहीं है, चलो छूट गई जान, छूट गई, एक में तो बाहर निकल गए। हम उसको लेते कैसे, हमारा परसेप्शन कैसा है? तो हमारा परसेप्शन के ऊपर काफी सारी चीजें होती है। द मोमेंट एक बिल्डिंग में कोई आइडेंटिफाई हो गया और हमको फोन आ गया, तो 15 मिनट के अंदर पूरे सिटी के अंदर वो बात इस तरीके से फैल जाती है कि मतलब उसके कोई तो भी बहुत बड़ा संकट उस परिवार पे आ गया। अगर हम उसको एनालिसिस भी करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हम निगेटिविटी को स्प्रेड कर रहे हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट स्प्रेडिंग सच टाइप ऑफ निगेटिविटी, आपको आगे चल के डिफिकल्टीज होने वाली है, क्योंकि निगेटिविटी का स्प्रेड बहुत जल्दी लोगों को कैच करता है, और ये जो कैच करता है उससे और ज्यादा पैनिक आगे का क्रिएट होता है। मुझे सबसे ज्यादा डर इस बात का लगता है, या बुरा इस बात का लगता है, ये पैनिक की भी एक लिमिट होती है, ये पैनिक का भी एक अपना स्टेज होता है। कल के टाइप्स ऑफ इंडिया में मैंने न्यूज पढ़ा कि हैदराबाद में 80 इयर्स की एक लेडी सही सलामत कोरोना से बाहर निकली, उसको छोड़ दिया हॉस्पिटल से, सब ठीक हो गई करके, बच्चों ने उसके घर के अंदर नहीं लिया। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इसको डील करने का हमारा तरीका क्या है। मतलब अगर माँ को और बाप को अगर बच्चे घर के अंदर नहीं लेंगे,
तो कोरोना कोरोना है क्या? ऐसी कौन सी चीज है कोरोना में जिसकी वजह से ये डर हमारे दिलों में पैदा हो रहा है? ये क्या बात लगाई है हम लोगों ने? पिछले महीने 15 दिन में कई बार मैंने ऐसा सुना है कि लोग घर पे नहीं ले रहे, लोग दूर से जा रहे, लोग इधर नहीं जा रहे, उधर नहीं जा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे क्या नाते खत्म हो गए क्या कोरोना से? क्या रिलेशनशिप खत्म हो गई कोरोना से? मैं बहुत ज्यादा व्यथित हूं कि यही सिलसिला अगर आगे चलता रहा और हमने इस चीज को चेंज करने में कामयाब नहीं हुए तो एक बहुत बड़ा निगेटिविटी क्रिएट होगा। कोरोना से ज्यादा लोग डर से जाएंगे, इसका मुझे थोड़ा सा चिंता है। ये पिछले कुछ 15-20 दिन में कुछ सुसाइड केसेस सामने आ रही है। वो बड़ी बड़ी हाई प्रोफाइल सुसाइड छोड़ दो, लेकिन छोटी सुसाइड केसेस सामने आ रही। लोग कोरोना की वजह से हॉस्पिटल से भाग रहे, रात को मुझे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा इसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब ये जो अभी हम अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ केसेस कितने हो गए और कहां तक जा रहे हैं इसके ऊपर ध्यान है। हम साइकोलॉजिकली कहां जा रहे हैं, मेंटल कहां जा रहे हैं, ये बात हमारे दृष्टि से काफी ज्यादा सीरियस है, ऐसा मैं समझता हूं। और ये जो डर है, ये डर काफी ज्यादा लोगों को अपने साथ में लेके जाएगा। कोरोना से नहीं जाएगा, कोरोना से हार्डली कुछ लोग जाएंगे, लेकिन कोरोना से ज्यादा लोग बाकी चीज से जाएंगे क्या, इसका क्वेश्चन मार्क मेरे सामने। इसके लिए मैंने कुछ साइकोलॉजिस्ट लोगों से मीटिंग्स और बातचीत करने के सिलसिले शुरू कर दिए। मैं कुछ अलग तरीके से सामने आगे आना चाहता हूं और ये इसके ऊपर अभी फोकस करने की आवश्यकता मैं महसूस कर रहा हूं। और ये सबसे दुर्लक्षित मामला जो है जिसको डील करना जरूरी है समझता हूं। मैं आपको बहुत संक्षेप में एक बात बताता हूं कि क्या कोरोना की परिस्थिति क्या है। क्या कोरोना से जो डर लगता है कि मुझे कोरोना होगा तो मैं मर जाऊंगा, 110 साल के लोग, 105 साल के लोग, 112 साल के लोग सही सलामत कोरोना से बाहर आए। किस चीज का डर है? कितने लोग एक्सपायर हुए? 4% लोगों का आज रेट है, वो रेट 1% तक आ सकता है। 1% ऑफ व्हाट? कुछ भी नहीं है उसमें। मतलब मैं दुख होता है मुझे जो लोगों को तकलीफ होती है या एक्सपायर होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का ज्यादा दुख है कि हम लोग उसको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। आज अगर वो मोर्टेलिटी रेट हम जो निकालते हैं वो कोरोना के सस्पेक्टेड लोग कितने हैं उसका कितना परसेंट है, लेकिन कोरोना के सस्पेक्टेड नहीं, पॉजिटिव डिक्लेयर्ड लोग, लेकिन पॉजिटिव डिक्लेयर्ड लोग अगर कोरोना के 1000 है तो आपके यहाँ कम से कम 1 लाख लोगों को कोरोना हो चुका है, क्योंकि 80 to 90% लोग असिम्टोमेटिक है, उनको कोई सिम्टम ही नहीं आता है। कोरोना आया भी और गया भी तो भी उनको पता नहीं चलता है कि कोरोना आया था। तो वही 5% का 4% का परसेंटेज डेथ का, जब आप एक्चुअल कोरोना बाधित लोगों का डेथ देखेंगे असिम्टोमेटिक पकड़ के, तो वो 0.5% आता है। और अगर आप टोटल इसमें भी अगर एनालिसिस करेंगे, तो एक बात इंपॉर्टेंट है, कोमॉर्बिड लोगों को ही कोरोना ज्यादा पकड़ता है। 2 ही चीजें कोरोना पकड़ने की, मैं आपको 100% बोलता हूं मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत ज्यादा सस्पेक्टेड लोगों को मैंने देखा है, बहुत ज्यादा लोगों को डेथ के लोगों का एनालिसिस मैंने किया है, क्योंकि मैं उसके अंदर काम कर रहा हूं, 15 लाख पेशेंट्स को ट्रीट किया है। तो इसमें 2 ही कारण से डेथ होते हैं। कोमॉर्बिड लोगों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं लिया तो डेथ होती है, और दूसरा अर्ली डिटेक्शन नहीं किया तो डेथ होती है। ये 2 चीज के ऊपर अगर हम ध्यान देंगे तो हम कोरोना को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कोरोना ऐसा कुछ है ही नहीं है। आज अगर टोटल इंडिया में जितनी डेथ 24 घंटे में होती है, पिछले 3 महीने में वो डेथ का रेशियो आप देखेंगे तो उसमें कोई आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये डिफरेंस डेथ का नहीं है, ये डिफरेंस आपके दिमाग का है, आपके परसेंटेज का, आपके साइकोलॉजी का है, आपकी सोच का है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं। अभी लोग कहते थे, लोग समझो अभी इस चीज में
डेथ होती है, ये होता है, वो होता है। अभी जब पुणे मुंबई जैसा एक्सप्रेसवे, ह्यूज पहले न्यूज आते थे, इतना % डेथ हो गया, उतना % डेथ हो गया, ये एक्सप्रेस वे नहीं, ये तो डेथ लेने वाला वे है। तो ये सारी बातें आती रही। तो क्या हमने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे में जाना बंद कर दिया? क्या हम जर्नी नहीं कर रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर अगर वहां आप जाते हैं एक्सप्रेसवे पे, जर्नी करते हैं, मालूम है कि वहां डेथ होते हैं, मालूम है कि डेंजरस है, फिर भी जाते हैं। यहां क्या हुआ है? वहां जैसे हम जाके प्रिकॉशन लेते हैं, यहां भी हम प्रिकॉशन लेके जा सकते हैं। तो हमने प्रिकॉशन लेने के सिवाय उसको हमारे दिमाग के अंदर इस तरह से बिठाया है कि उससे मैं ही मरने वाला हूं, मैं ही मरने वाला हूं। ये जो है, ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात है, ऐसा मैं समझता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इसमें जो है सबसे बड़ा चेंज हमारे बिहेवियरल एटीट्यूड में आना चाहिए। मैं यहां बिहेवियरल एटीट्यूड की बात कर रहा हूं। जिस घर में अगर अपनी माँ को घर के अंदर कोरोना फ्री होने के बाद अगर कोई आदमी लेता नहीं है, तो यहाँ बिहेवियरल का प्रॉब्लम है, यहाँ अननेसेसरी डर का प्रॉब्लम है, यहाँ डेड बॉडी के पास भी जाना मुश्किल है। अपने ही घर के लोग बोलते जाने दो, वो सब करने दो उधर ही, अभी तो सब झुंड पे करो, उठावना झुंड पे करो, मौत झुंड पे करो, सब झुंड पे करो। मतलब ये ठीक है, इसके बारे में मेरा दो मत नहीं है कि वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए, लोगों ने जाना नहीं चाहिए। आई एग्री टू दैट, मैं उसमें डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन हमारा दिमाग थोड़ा सा इस तरह से डरा हुआ है कि हमारे घर का ब्लड वाला रिलेशन वाला आदमी भी रहेगा। सोसाइटी में, एक सोसाइटी के एक फ्लोर पे अगर एक केस निकला तो 35 फ्लोर की सोसाइटी पैनिक हो जाती है कि अभी हमको ही हो गया, अभी हमारी बिल्डिंग ही खत्म हो गई, अभी हमारे बिल्डिंग के बाहर कॉर्डन ऑफ कर दिया, अभी बाहर के 10 बिल्डिंग के लोग हमारे बिल्डिंग में इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ कोई टेररिस्ट बैठे हुए अंदर। मतलब ये जो देखने के तरीके हैं लोगों के, एक दूसरे के पास देखने के तरीके, ये हमको बदलने पड़ेंगे, हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा, ये लोगों के साथ पेश आने का काम चेंज करना पड़ेगा। किस चीज का मतलब, मुझे ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि बिल्डिंग में हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे रास्ते कॉर्डन अप करके हम उसको लॉक करते हैं। गवर्नमेंट का काम है, उन्होंने वो करना चाहिए। लेकिन हमारा काम, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, वहां कंटेन कर दिया, तो उससे डबल पैनिक करना नहीं है, हमारा काम उसको सपोर्ट करना है। हमारा काम है कि हाँ चलो ठीक है, हमारे बिल्डिंग में हो गया ना, हम उसको फोन करके बोल देते हैं अरे चलो अच्छा हो गया ना, तुमको हो गया, हम पूरे लोग आपके साथ में हैं, हम सब मिलके इससे लड़ेंगे, क्योंकि आज उसको हुआ है तो कल अपने को भी हो सकता है। तो हम ये चीज को अगर पॉजिटिवली देखने की कोशिश करेंगे बजाय के उसको निगेटिवली देखने के, और मतलब ये सारी चीजें देखने के लिए हमको एक जो भारत देश में जो इंसानियत है, वो इंसानियत को ही दाव पर लगा के हम कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। ये तो हमारी संस्कृति है, और संस्कृति के साथ रहकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारा अगर नजरिया उसके ऊपर देखने का बदल दिया तो सब काम ऑटोमेटिक हो सकता है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसको डरने की भी जरूरत नहीं है। आपको याद होगा सबको 25 साल पहले HIV आया, एड्स आया। जब एड्स आया तब एड्स जिसको हुआ उसको लोग, जैसे कि हमारे मराठी में कहावत है, चलो वाइट टाका, समाज के बाहर निकाल दो उसको, उसके साथ बात मत करो, उसको किधर बुलाओ मत, ये मत करो, वो मत करो। ये क्या है? बाद में क्या हुआ? बाद में तो अभी वही लोग हमारे साथ घूम रहे, हमारे में से भी कई लोगों को एड्स है। क्या फर्क पड़ता है उससे? मतलब यही चीज जो आज हमको समझ रहे हैं, वो अगर उस वक्त हम समझते थे तो कितने सारे करेक्शंस उसमें हो सकते थे। हमने उसको समझा नहीं। जब ये सब पेशेंट्स को हम ट्रीट करते तो इसमें से ये बातें हमारे ध्यान में आती है। तो इसलिए अगर 100 इयर्स के लोग वापिस आते हैं इसमें से, मैं मालेगांव गया था, मालेगांव में मैंने जाके पूरा मालेगांव का टूर किया। मालेगांव सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था, पूरा सेंसिटिव एरिया है। मैं वहां पेशेंट्स को मिला, पॉजिटिव पेशेंट्स को मिला, एक 4 साल की लड़की को मिला, इतनी कॉन्फिडेंट के साथ मेरे साथ बात कर रही थी। 4 साल की लड़की ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ हिम्मत दी। जब 4 साल की एक लड़की कोरोना को बिना डरे
100 लोगों के साथ मिनिस्टर के सामने, सब लोगों के सामने बोल रही है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम आप चिंता मत करो सर। जो सोच 4 साल के बच्ची में है और हम 60-70 साल के हो क्या, हम क्या कर रहे हैं? हमारी सोच कहां लेके जा रहे हैं हम? ये चीजें जो है हमारे लिए, सब लोग सक्सेसफुली बाहर आ रहे हैं। इसमें जाने का मैं वो भी डिटेल आपको बताऊंगा कि इसमें क्यों, इसमें कहां लोगों को तकलीफ होती है और क्यों होती है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। हम कैसे इसमें से सही सलामत बाहर निकल सकते, उसके रास्ते भी मैं इसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन हमारा जो लोगों के साथ अलग टाइप का बर्ताव करने का जो चीज है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और दूसरी बात, निगेटिविटी के बजाय थोड़ा सा कोऑपरेटिव नेचर से चीज को फैलाया। कुछ लोग बोलते हैं, अरे इसने तो एक बर्थडे पार्टी बनाई थी और वहां 50 लोग आ गए, 70 लोग आ गए, सबको हो गया। अरे इसने शादी करी थी, उसमें 70 लोग आ गए, सबको हो गया। मतलब वो हुआ तो उनको हुआ क्या, उसमें से डेथ है क्या? कुछ एक हाथ दूसरी होगी और उसके रीजन अलग होंगे। तो लेकिन हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं। तो भी इस चीज को मैं जब देखता हूं तो क्या है, इसको कोरोना ये है क्या? कोरोना ये जो है, कोरोना कैसे स्प्रेड होता है? कोरोना आपके और हमारे मुंह से हम जब बात करते हैं तब हमारे निकलने वाले हमारे मुंह से कोरोना जाता है। एक 2 गज अंतर के ऊपर दूसरे आदमी को वो अट्रैक्ट हो सकता है। मतलब इतनी बात है उसमें कि दूसरे के मुंह से या दूसरे के छींक आई तो उससे 1-2 मीटर की दूरी पर उसको अगर हम रहेंगे तो हमको कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो भी, अगर वो पॉजिटिव है तो भी हमको कुछ नहीं हो सकता है। ये बात पक्की ध्यान में रखनी चाहिए। तो मतलब हमारे पास क्या खबरदारी क्या आ गई? मास्क पहनना और 2 गज उससे दूर रहना हर आदमी से। हम जब भी घर से या ऑफिस के बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना और 2 गज दूर रहना, ये चीज डिस्टेंसिंग। और जब भी दूसरा कोरोना आता है कि अपना हाथ अगर किसी को लग गया तो हाथ से आता है, तो हैंड वॉश करना। जो आदमी ये 3 चीज केयरफुली लगातार करेगा और चाहे वो किधर भी घूमेगा तो कोरोना उसके पास आने का कारण नहीं। तो इसका मतलब ऐसा है कि प्रिकॉशंस हर लोगों ने लेनी चाहिए, लेकिन फियर उसका नहीं होना चाहिए, उसका डर इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि अभी हम मर गए, मेरे को हो गया तो मैं मर जाऊंगा। ये जो डर है ये हमको ज्यादा तकलीफ दे रहा है, ये लोगों में सुसाइड कर रहा है, ये लोगों में हमारी बात 100 लोग सुनते हैं, उनके दिल के ऊपर असर होता है जो हमको समझता नहीं है। तो ये बात हम लोग, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। देखिए चेंजेस कैसे होते हैं, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अक्षय कुमार की कोरोना जब शुरू हुआ तब एडवर्टीजमेंट आती थी गवर्नमेंट की तरफ से, और ये एडवर्टाइजमेंट आती थी कि आप मास्क पहनो, आप हाथ अच्छे धो, हाथ कैसे धोने का 40 सेकंड प्रयोग करके बताते थे और बोलते थे घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना। दैट वाज फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार की 15 दिन पहले एक एडवर्टीजमेंट आई अनलॉक 1 के बाद। वो क्या आई? अक्षय कुमार घर के बाहर निकलता है, मास्क रहता है उसको, और दूसरा एक उसके बाजू वाला रहने वाला आदमी थोड़ा सा बुढ़ा होता है, वो उसको बोलता है तू कहाँ जा रहा है? बोला मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे बोले बाहर जाने का नहीं ना, ये तो कोरोना है। अरे बोला नहीं कोरोना है तो क्या, कोरोना से क्या डरना, मैं तो मेरी प्रिकॉशन लेके बाहर जा रहा हूँ। वो दूसरा आदमी भी जो घर के अंदर रुका था वो मास्क पहन के बाहर आता है उसके साथ, और वो दोनों बाहर निकलते। कौन सा मैसेज गवर्नमेंट इस माध्यम से हमको देना चाहती है? कौन सा मैसेज हम लेना चाहते हैं? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अगर प्रिकॉशन, सिंपल प्रिकॉशन लेंगे, जिसको भी कोरोना हुआ है उसको हम समाज का द्रोही है या दोषी है या बाहर है उसकी वजह से हमको तकलीफ होगा, ये हमारा उसके पास देखने का नजरिया बदल दो। आपका नजरिया बदलो, नजारे बदल जाएंगे। किश्ती को मोड़ दो, किनारे बदल जाएंगे। हमारी सोच के ऊपर सब डिपेंड है। तुम्हारी सोच बदल गई तो डायरेक्शन बदल जाएगा, डेस्टिनेशन बदल जाएगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इस तरीके से
हमारे प्रिकॉशंस को लेते हुए हम लोगों ने काम करना चाहिए। ये मेरा आप सबको एक आह्वान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कोरोना ने एक काफी अच्छी बात हम सब लोगों को दी, वो है इम्यूनिटी बिल्डिंग की। काफी सारी यंग जनरेशन अभी फास्ट फूड, जंक फूड, ये वो सब करते करते इम्यूनिटी कहां से कहां चली गई। हमारे जैसे लोग जो 65 के ऊपर है या 70, 80, 90 के है, उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो उनके बच्चों में नहीं हो सकती और उनकी इम्यूनिटी उनके बच्चों में नहीं हो सकती। तो जैसे जैसे एक एक जनरेशन आगे बढ़ेगा, इम्यूनिटी कम होती हुई दिखाई देती है। कोरोना ने हमको ये सीख दी है कि आपकी इम्यूनिटी आप स्ट्रांग रखो। तो क्या ये लेसन हम सब लोग इस तरह का ले सकते हैं क्या कि ये इम्यूनिटी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोरोना का कहर है, तब तक गर्म पानी लो, तब तक काढ़ा लो, तब तक अच्छा खाना खाओ, तब तक ये करो, तब तक सब करो, और जिस दिन कोरोना का खत्म हो जाएगा उस दिन चलो मैकडॉनल्ड जाओ, इधर जाओ, बर्गर जाओ। तो ये चीजें हम लोगों को आदतें थोड़ी सी हमारी चेंज करके, ये अगर हमारे इम्यूनिटी बिल्डिंग का काम अगर हम ठीक ढंग से करेंगे तो ऐसा 1 क्या 10 कोरोना आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आज हमारे इम्यूनिटी के कारण कोरोना हमारे पास छू नहीं सकता है। इस जो भी छूता है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज है। आज जो डेथ हो रही है उसमें से हमारे अज्ञान की वजह से होने वाली डेथ की संख्या ज्यादा है। कोरोना की वजह से होने वाली डेथ की संख्या से ज्यादा अज्ञान की वजह से होने वाली संख्या ज्यादा है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ये इसके माध्यम से हमारा खान पान भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। योग, प्राणायाम, ये जो है हमने डेली आदतें, इसको छोड़नी नहीं चाहिए और इसके ऊपर रह के ही हमने काम करना चाहिए, चाहे हम कितने व्यस्त हो। लोग बहुत बहाने बनाते हैं, मेरे को बहुत काम था, मेरे को व्यायाम करने को टाइम ही नहीं है। किस चीज का टाइम नहीं है? मैं आज दुनिया भर में घूमता हूँ, दुनिया भर का काम करता हूँ, रोज 10 किलोमीटर वॉकिंग करने के सिवाय मैं सोता नहीं हूँ। डेली 10 किलोमीटर वॉकिंग नहीं किया तो मैं सोता नहीं हूँ। और किस चीज का हम लेके जा रहे हैं? हम बहुत बिजी है, हमको ये काम है, हमको वो काम है। अगर आप आपका समय एडमिनिस्टर नहीं कर पाए तो फिर तो आपको चिपकेगा, कोई ना कोई चिपकेगा। आज कोरोना नहीं चिपकेगा तो दूसरा आके चिपकेगा, तीसरा आपके चिपकेगा। अभी 2-4 साल पहले स्वाइन फ्लू आके गया, उसके पहले सार्क आके गया, निमोनिया क्या है वही है, डेंगू क्या है वही है। तो ये सारी चीजें इसी टाइप से है। ईच एंड एवरी वायरस इज रिलेटेड टू योर बॉडी इम्यूनिटी। आप आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाओ, कोरोना आपको छू नहीं सकता है। ये मैं आपको 100% बोलना चाहता हूं। ये काम करने में हमारी जिद पकड़ो, कुछ ना कुछ वो निगेटिविटी में, क्योंकि अभी सब लोग लॉकडाउन में काम कम था तो सब एक दूसरे के साथ बोलना, इधर का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, 10 लोगों की बातचीत लेने की, डरने का और वही काम करने का। क्योंकि अभी सब बंद है, धंधे बंद है, लेडीज लोगों की भीसी बंद है, सब बंद है। तो फिर काम क्या है? तो सिर्फ कोरोना की निगेटिविटी फैलाने का काम शुरू हो गया। कोरोना के साथ मुकाबला करना चाहिए। हम पहले बोलते थे कोरोना के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हम मुकाबला नहीं कर रहे थे, हम कोरोना को डर रहे थे, घर के अंदर लॉक में थे। कोरोना ने हमारे पास नहीं आना चाहिए करके हम डिफेंसिव मोड में थे, कोरोना से डर नहीं रहे थे हम। आज हम कोरोना से ऑफेंसिव मोड में बाहर आ गए। अभी कोरोना को हमसे डरना पड़ेगा। आज हम घर से बाहर निकल रहे, चलो आओ कोरोना, हमको आता है कि आओ, कुछ नहीं होता है, आने दो। ये बात आज हम लोगों को ऑफेंसिव मोड से करनी पड़ेगी। सबसे अहम बात है आपके विल पावर की। आपका विल पावर, आपका 50% ताकत है। आप अगर बोलेंगे कि कोरोना मुझे अफेक्ट हो रहा है तो आपको अफेक्ट होगा भाई, क्योंकि फिर आपकी सोच ही वैसी और आप उसी तरह से सोच रहे हो। आप अगर बोलेंगे कि कोरोना से मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे विल पावर स्ट्रांग है, तो आपको कोरोना से कुछ नहीं होगा, क्योंकि विल पावर ही सबसे बड़ा ये दवा है, दुआ है और सब है। सो विल पावर से ही काम होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आप मेरी तरफ देखो, मेरा एज 65 के ऊपर है, 66 से मेरा बाईपास हुआ है, 4-5 बार एंजियोग्राफी की है,
रेटिना का ऑपरेशन हुआ है, स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, सारी दुनिया की व्याधि मेरे पास है। मैं तो पूना के हर कंटेनमेंट जोन के अंदर जाके आया, पेशेंट को मिल के आया। मैं तो मालेगांव जाके आया, सब पेशेंट्स को मिल के आया, गांव में घूम के आया। मैं तो धारावी की एक गली ऐसी नहीं है जिस गली में मैं जाके नहीं आया। मैं बंबई में कई बार जाके आया, कई फंक्शंस अटेंड किए। तो प्रिकॉशंस लेके कर रहा हूं, और इसके बावजूद भी अगर होता है तो होता है, कोई अबर तो नहीं आता है ऊपर से। कभी न कभी तो जाना है, जिसको जब जाना है वो डेट ऊपर से फिक्स होती है, तुम और हम नहीं फिक्स करने वाले हैं। 4-4 दिन के लोग भी कोरोना से सही सलामत बाहर आ रहे, और हम लोग क्या कोरोना के डर के मारे घर के अंदर, हम कोरोना से ज्यादा दूसरी चीज से मर रहे हैं। डर के आगे जीत है, ये बात ध्यान में रखो ना। वो क्यों भूल रहे हो? हाँ, एक बात जरूर है, हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं उनका ध्यान ये बहुत जरूरी है। ये उसको अफेक्ट करता है, कोरोना उसको अफेक्ट करता है। उनका प्रॉपर केयर, उनकी दवाएं उनके तक इसकी ये नहीं पहुंचे, ये प्रॉब्लम, इसका ध्यान, उनको बार बार ट्रीट करना अच्छे तरीके से। ये बात को अगर हमने ध्यान में लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा इससे हम अच्छे तरीके से काम करेंगे। इससे ओवर एक्ट होने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा इजी लेके, प्रिकॉशन लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। हमने पेशेंस रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा उतावलेपन से काम नहीं होगा, पेशेंस रखनी चाहिए। अभी इसमें हम एक प्रयोग कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हम एक एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं वल्लभ भाई के साथ में मिलके। वल्लभ भाई उसमें काफी इन्वॉल्व है, और वल्लभ भाई ने उसको 5000 किट स्पॉन्सर किए हुए हैं, और वो किट हम यूज कर रहे हैं। एंटीबॉडी टेस्टिंग यानी क्या, हम मालेगांव में एक प्रयोग कर रहे हैं। मालेगांव में मैं जाके आया, 1000 केसेस कोरोना किए, अपनी 12 गाड़ियां चल रही है, हमने 50,000 लोगों को ट्रीट किया है। और मालेगांव का ग्राफ ऊपर से नीचे लाने के लिए हम लोगों ने छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। काम वहां के कमिश्नर और लोगों ने और एनजीओ ने किया है, वो सब क्रेडिट उनका है, लेकिन हमने छोटा सा काम किया है। लेकिन जो भी छोटा सा काम किया है, मैं वहां एंटीबॉडी टेस्टिंग आज तक इंडिया में ये रिसर्च हुआ नहीं है, जो सबसे पहले बीजेएस करने वाला है मालेगांव में अगले महीने में। और ये एंटीबॉडी टेस्टिंग में बीजेएस क्या करेगा, तो बीजेएस जिनको कोरोना नहीं हुआ है ऐसे सब लोगों का रैपिड टेस्ट लेगा। 5000 लोगों का टेस्टिंग लेने के बाद चलेगा, ये पता चलेगा उसमें से कि समझो अगर मेरा भी ब्लड लिया तो पता चलेगा, 15 मिनट में रिजल्ट आता है कि तुम एंटीबॉडी हो, तुमको कोरोना होके गया, कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब वो रैपिड टेस्ट से, एंटीबॉडी से, आईजीजी से तुमको कोरोना होके गया है, ये तुमको समझता है, अदरवाइज समझता ही नहीं है। तो ये कोरोना होके गया ऐसे लोग मैं वहां कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। और जिसको होके सक्सेसफुल बाहर आ गए, वो एक ग्रुप तैयार हो गया जो कोरोना को फेस किया है, और असिम्प्टोमेटिक लोगों का कोरोना होके बाहर आ गया, उनके अंदर एंटीबॉडी क्रिएट हो गई है, वो कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं, वो फ्रंट लाइनर काम कर सकते हैं, उनको अभी कोरोना नहीं हो सकता है। ऐसा कोई साइंटिफिक अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं है कि एक बार हुआ तो दूसरी बार नहीं होगा, लेकिन एक बार हुआ, लेकिन उनकी एंटीबॉडी अगर क्रिएट हो गई है कोरोना का, अगर वो मुकाबला कर रहे हैं तो शायद 1 साल 2 साल तो उनको नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जब ये एंटीबॉडी के लोगों की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी तो कोरोना का असर वो सिटी में कम होगा, और फिर कोरोना मर जाएगा, और फिर एंटीबॉडी वाले लोग आगे रहेंगे। ये चीज का रिसर्च हम मालेगांव में आने वाले 1 महीने में कर रहे हैं। मुझे एक बात की और खुशी है, बीजेएस के कार्यकर्ताओं ने इस बार कोरोना के अंदर घर से बाहर निकल के ग्राउंड में जाके, कंटेनमेंट जोन में जाके अंदर घुस के काम किया है। मैं ये जैन समाज के नाबाजों को सलाम करता हूं कि इतना जबरदस्त काम हर जगह पर इन्होंने यहाँ किया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं। काफी लोगों को कोरोना भी हुआ है, और भगवान की कृपा है, अच्छा काम आप करते हो तो भगवान साथ देता है। काफी लोग असिम्प्टोमेटिक भी थे, काफी लोगों को कोरोना हुआ है, काफी लोग पॉजिटिव भी निकले, और उसमें से कुछ लोग आईसीयू में भी गए। कुछ लोग, आज ही एक कार्यकर्ता हमारा सोलापुर का आईसीयू में गया, और आईसीयू में जाके सीरियस था, लेकिन वो आज बाहर निकला, आज उसको डिस्चार्ज मिला, श्याम पाटिल करके। तो इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता अपनी जान दांव पर लगाकर कोरोना का काम कर रहे हैं। वो सब कार्यकर्ताओं को भी इस बहाने में
सलाम करना चाहता हूं कि इस तरह से काम करते हैं। देखिए, ये काफी बड़ा जबरदस्त संकट हमारे सामने है। ये काम धंधा इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आने वाला है, धंधे बंद हो रहे, इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ रही है, हर व्यक्ति अफेक्ट हुआ है। हमको अपने आप में तैयारी करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इससे फाइट करना पड़ेगा, कोई इससे अल्टरनेट नहीं है। और ज्यादा झटके इकोनॉमिक्स के आने वाले हैं, इसलिए हम सब लोगों को हमारे खर्चे कम करने पड़ेंगे, हमारी शोबाजी कम करनी पड़ेगी। ये अच्छा हो गया है कि हमारी शादियां, बड़े फंक्शन सब बंद हो गए, ये तो एक बड़ी अच्छी बात हो गई, ऐसा मैं समझता हूँ। जो 30 साल पहले मैंने सामूहिक विवाह का अभियान शुरू किया था, बोले आज वो शादियों का खर्चा कम हो गया, तो यहाँ से आगे ऐसा ही कम रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये ऑटोमेटिक शादियों का खर्चा कम हो गया। मेरी ये इच्छा है कि हम सब लोगों ने अभी जमीन पर रहने को सीखना चाहिए, हवा में जाने की काम नहीं करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने आप को कितना भी संकट बड़ा आए तो सुसाइड करने का माइंड में नहीं लाना चाहिए। ये चीज भी हमने, आर्थिक संकट काफी बड़ा आने वाला है, सोच समझ के आर्थिक नीति में हमको करना पड़ेगा। हम सब व्यापारी लोग हैं, हम सब लोगों को प्रॉब्लम आने वाला है, आर्थिक संकट बड़ा है कोरोना के संकट से। इसके लिए आर्थिक संकट पर फोकस करो, कोरोना के संकट के बजाय। कोरोना से डर से ज्यादा आर्थिक इसमें काम करने की कोशिश करो, आप ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी में चले जाएंगे। हर एक चीज से कुछ बात सीखने को मिलती है, तो कोरोना से हमको सीखने को मिला है, काफी सारा सीखने को मिला है। 3 महीने हम सब लोग घर में रहे, फैमिली के साथ इतने दिन एक साथ रहने का मौका मिला। भले ही हम लोग हमारा काम करते होंगे, लेकिन कम से कम डेली दौरे तो नहीं हुए, घर में तो बैठे, उतना तो हुआ। दूसरी बात हुई कि हमको घर से क्या क्या काम कर सकते हैं, उसका एक सीख मिली कि वर्क फ्रॉम होम कैसे हो सकता है। पहले सिर्फ आईटी में वर्क फ्रॉम होम हो सकता था, आज हमारे राज्य अधिवेशन भी जूम पे हो रहे, राष्ट्रीय अधिवेशन भी जूम पे हो रहे, मीटिंग जूम पे हो रही है। तो हमारे लिए, बीजेएस के लिए या जैन समाज की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अभी हमारे तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। यहाँ से आगे हमको भी इस तरीके से लोगों की इफिशिएंसी को यूज करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का यूज करने का पहली बार कोरोना ने हमको सिखाया। जूम बोलो, जो बोलो, जिसके भी साथ बात करनी है, ईमेल बोलो, तो टेक्नोलॉजी के सिखाया, तो ये भी एक अच्छी बात हो गई। शादी समारोह, सगाई समारोह, ये सब कम हो गया, होटलिंग कम हो गया, घूमना कम हो गया, दौरे, अधिवेशन, मीटिंग्स कम हो गए। तो हमारा काम टाइम काफी बचा। बचे हुए टाइम को निगेटिविटी में यूज करने के बजाय पॉजिटिविटी में कैसे यूज करेंगे, ये एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। अगर हमारा खान पान सुधरा तो हम सब लोगों के लिए काफी अच्छी बात रहेगी। ये कोरोना के माध्यम से पूरे देश भर में काम करने का मौका मिला। आज हमने पूना में, हमने फोर्स मोटर ने हमको काफी सहयोग दिया। इसके लिए पूना में और महाराष्ट्र में फोर्स मोटर के साथ बहुत बड़ा काम करने को मिला। मैं आने वाले कुछ दिनों में अभय जी फिरोजा को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारे बीजेएस के टोटल देश के लोगों को कोरोना के संदर्भ में और बिजनेस के संदर्भ में खास करके हमको कुछ ज्यादा मार्गदर्शन करे। आने वाले 1 हफ्ते भर में हम उनका एक सेपरेट सेशन रखेंगे। आज वल्लभ भाई यहाँ है, वल्लभ भाई को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका 1 घंटे का पूरा सेशन बिजनेस में हमने किस तरीके के संवारना चाहिए, इस तरीके का बीजेएस के कार्यकर्ताओं का, बीजेएस का, जैन समाज के लिए, बाकी लोगों के लिए एक सेशन आपका हम रखना चाहते हैं। आज हमने यहाँ धर्मेश भाई को जोड़ा है। धर्मेश भाई का इंट्रोडक्शन मैं कराना चाहता हूँ, वल्लभ भाई तो अपने घर के ही है। धर्मेश भाई ये क्रेडाई और MCHI बम्बई में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पूरे बम्बई के सब बिल्डर्स लोग, 2000 बिल्डर्स लोग उसके अंदर हैं, बहुत एक्टिव काम करते हैं। उनके मेरे संबंध 25 साल से है। आज जो बीजेएस ने बम्बई में काम कर रहे वो सिर्फ और सिर्फ वल्लभ भाई और क्रेडाई MCHI, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ जुड़ी। तो अकेला ही एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा आउटपुट नहीं ला सकता है, लेकिन कॉम्पिटेंट लोग एक हो जाते हैं तो हम देश में कुछ भी कर सकते हैं। ये बात आज बंबई में देश अपनाइए और क्रेडाई MCHI के एसोसिएशन ने करके बताई है, और यहाँ से आगे भी हम उस चीज को करके बताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है बंबई के पूरे बिल्डर्स लोग, उनका ग्रुप, डेली 1 घंटा हम लोग उनसे इंटरेक्शन करते हैं और काफी बड़ा सपना हम बंबई के लिए आगे देखना चाहते हैं। तो धर्मेश भाई का सिर्फ इंट्रोडक्शन आज हमारे पास हम करना चाहते हैं, उनका भी एक सेशन पूरा की पूरा हम हमारे सामने सब लोगों के सामने रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम
आगे जाकर करने की कुछ कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करें। मुझे थोड़ा सा ज्यादा समय मैंने लिया है, और भी काफी सारी बातें हैं, जब भी अवसर मिलेगा वो बातें मैं करने की कोशिश करूंगा। अंत में एक ही बात कहूंगा, आप कोरोना से डरो मत, खुद की प्रिकॉशंस लो, उससे मुकाबला करने का सीखो, उसमें निगेटिविटी मत लाओ। उससे आदमी मरता ही है ऐसा नहीं है। अगर आपका अर्ली डिटेक्शन हो गया, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बोलना चाहता हूँ, आपको थोड़ा भी सिम्टम लगता है तो आप पहला आपका चेकिंग करा लो। पहले चेकिंग सिर्फ गवर्नमेंट कराती थी और वहां क्वारंटाइन होना पड़ता था। अभी तो प्राइवेट में चेकिंग कर सकते हैं आप, क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरे दिन पता चलेगा हुआ या नहीं हुआ। जो लोग अपने अंक पे 4 दिन निकालेंगे उनको तकलीफ होगी। जो यंग लोग इसमें से गए वो लेट डिटेक्शन या फिर कोरोना का डर है हॉस्पिटल में जाने का, उसकी वजह से ही गए हुए हैं। इसके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी हालत में अर्ली डिटेक्शन हुआ तो 90 साल का आदमी भी कोरोना से बाहर निकल सकता है। उसको लेट मत करो। थोड़ा सा भी अगर आपको सिम्टम है तो चेक करा लो, और अर्ली डिटेक्शन से अपन इसमें से बाहर निकलेंगे, ऐसा मुझे कहना है। बिल्कुल बिना डरे डट के इसका मुकाबला करना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोगों को ये ताकत दे, ये क्षमता दे कि हम अच्छे तरीके से इस चीज का मुकाबला करें। ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार का भी अकेले का काम नहीं है। जन आंदोलन इसका होना चाहिए। वो जन आंदोलन में हम अग्रसर होने चाहिए। सब लोग के इसको लेंगे और इसी चीज को, पॉजिटिविटी को फैलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आगे भी हम और भी 2-4 महीने में बीजेएस का काम बहुत लंबा बढ़ाना चाहते हैं कोरोना के विषय में। समय समय पर उसकी जानकारी हम आपको देंगे। धन्यवाद, क्योंकि आगे वल्लभ भाई को और धर्मेश भाई को भी आपके साथ बात करनी है। धन्यवाद सबको। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। इस तरीके से आपका मार्गदर्शन और जिस तरीके से आपने अपने जीवन का निचोड़, किस तरीके से हमने अपने जीवन में हमारा दृष्टिकोण इस तरीके से हमने डेवलप करना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में न सिर्फ हमारी समस्याओं को हम कम करें, दूसरों की समस्याओं को भी हम कम कर सकते हैं। कुछ ही दिनों पहले महाप्रज्ञ जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, और मुझे आपके और वल्लभ भाई के जीवन को देखकर वो बात सार्थक लगती है। उन्होंने कहा कि महाप्रज्ञ जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं और मेरा कुछ भी नहीं जब समाप्त हो जाता है तब सारा हमारा हो जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन बात है, बात बहुत छोटी है, और मैं आपको और वल्लभ भाई के जीवन को देखकर निश्चित तौर से ये समझ सकता हूँ कि आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है कि व्यर्थ क्या और सार्थक क्या है। और हमारा आज अहो भाग्य है कि आपकी बात को सुनने के पश्चात वल्लभ भाई की बात को सुन रहे हैं। मैं आपको एक ये बात कहना चाहता हूँ भाऊ, आपने समय ज्यादा नहीं लिया, बिल्कुल बहुत बड़ी संख्या में फेसबुक पेज पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं। आप और वल्लभ भाई जितना ज्ञान देना चाहते हैं हम लोगों के लिए बड़े परम भाग्य की बात होगी। मेरा निवेदन परम आदरणीय वल्लभ जी भंसाली से कि हमारे पूरे देश भर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को अपने विचारों से अनुग्रहित करें। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू भाव। भाव की ऊर्जा, भाव का ओज तो कहाँ से लाए कोई, और भाव के मन की पीड़ा जो बाहर निकल के आई वो हमारे समाज का एक प्रतिबिंब है कि किस तरह अपने ही लोगों को हम पराया कर देते हैं। एक छोटी बीमारी को हम इतना बड़ा बना देते हैं, अपनी माँ को पराया कर देते हैं। बहुत ही भाव की पीड़ा बाहर निकल के आई, और साथ में ये निकल के आई कि हमारे पास क्या धन है और हम कितने निर्धन, बेवकूफी के अंदर निर्धन हो जाते हैं, घबरा के इत्यादि इत्यादि। तो आज तो रात का समय है, ये कोई भाव की बात के बाद तो मैं बहुत कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन भाव मैं आज महामारी के इतिहास के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ कि इतिहास को जब देखते हैं तो इतिहास में कई जात की घटनाएं आती है जो कि काल को बदल देती है। तो जैसे एटम बॉम्ब के बारे में जानते हैं कि एटम बॉम्ब ने काल बदल दिया। जर्मनी जापान को हमेशा के लिए गुलाम देश बना दिया। जो दुनिया को जीतने की ताकत थी उनके पास, एटम बॉम्ब के सिवाय तो वो जीत ही गए थे, लेकिन एक एटम बॉम्ब ने इतिहास बदल दिया। उस एटम बॉम्ब के पहले हमको मालूम है कि गन पाउडर आया था। वो गन पाउडर ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। चीन के पास एक मौका था, चीन की केमिस्ट्री इतनी एडवांस थी, लेकिन चीन ने गन पाउडर के बारे में ध्यान नहीं दिया
और वो गन पाउडर की वजह से इंग्लैंड और लोगों ने आके चीन के ऊपर राज किया, जिसके का दुख आज चीन के हमारे ऊपर राज किया। तो नेहरू जी गए इंग्लैंड के अंदर, लोगों ने बोला कि आप इंग्लैंड से आप तो प्रेम रखते हो, आप मन में द्वेष नहीं है। बोले जो बीत गई सो बात गई। तो भारतीय हृदय इतना उदार था कि वो भूल गया, लेकिन आम चीनी इस बात को बिल्कुल नहीं भूला है कि हमारे ऊपर जापानियों ने, हमारे ऊपर अंग्रेजों ने राज किया और उनको वापस दुनिया के ऊपर राज करना है। इस बात के ऊपर मैं आऊंगा। वैसे ही ये जो बीमारी है, ये बीमारी ने इतिहास को कितनी बार बदला है ये बहुत कम लोग जानते हैं। कि जो जिसे हम अमेरिका कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका का इतिहास महामारी के कारण बदला। जब यूरोपी वहां गए, यूरोपी अपने साथ यूरोप की बीमारियां ले गए। वहां के बेचारे जो रेड इंडियंस थे वो तो इतना अच्छा जीवन जीते थे, वो उनको ऐसी बीमारियां पता ही नहीं, क्योंकि ये तो गंदे लोग, गंदा जीवन गया वहां पे। वो गंदे जीवन ने उन लोगों को इतना मारा, इसके बाद में उनको समझ में आया अरे ये लोग तो ऐसे मर जाते हैं, तो उन्होंने बीमारियां और फैलाई। वैसे ही दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी ऐसा ही हाल हुआ। फ्रांस की सेना, फ्रांस का पहले अमेरिका में एक हिस्से में राज था। अमेरिका जिसे हम जानते हैं उसके दो हिस्से थे, कितना हिस्सा तो बाद में कब्जे में आया। लेकिन नेपोलियन की सेना जी वहां पे थी, वो हार गई, उसको बीमारी हो गई वहां जाने के बाद में, और वो जो अमेरिका, इंडिपेंडेंट अमेरिका था, उसकी साइज डबल हो गई। वैसे ही दुनिया के अंदर कई इतिहास हैं बीमारी को लेके। आज चीन की बीमारी ने जाके पूरी दुनिया को हिला दिया। ये महामारी की बीमारी जानते हैं, उसको उनको ख्याल आता है कि कितनी बड़ी बात है। ये आज इतनी नई बात नहीं है, इतिहास में बार बार ये होता आया है कि लोग बीमारी से इतिहास बदल जाता है। और ये इतिहास भाऊ ने ठीक बताया कि महामारी को इतना बड़ा कैसे बन गए। तो एक तो अमेरिका में इलेक्शन है, तो जब ये देखा कि चीन की बीमारी अमेरिका में आ रही है, और अमेरिका तो वाकई, अमेरिका का मैनेजमेंट तो विचित्र सा था ही डेफिनेटली, लेकिन अमेरिका ने देखा कि एक मौका भी है चीन को बदनाम करने का। तो चीन दुनिया के साथ क्या कर रहा था, आज वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग पढ़ाई के शौकीन हैं, मैं उनको एक किताब बताता हूँ। वो किताब मौका मिले तो आप जरूर जरूर पढ़िए। वो किताब मैंने देश के कई लोगों को भेजी और ये बोल के भेजी कि इस किताब को नहीं पढ़ना एक खतरा मोल लेना है। इतनी बात मैंने लिख कर भेजी थी। उस किताब का नाम है 100 Year Marathon बाय माइकल पिल्सबरी। माइकल पिल्सबरी अमेरिका का एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो चाइना में काम करता था। वो बोलते हैं 10 साल बाद मेरी नींद खुली कि मेरा जैसा बेवकूफ कोई नहीं हुआ कि 10 साल में मुझे चीन समझ में ही नहीं आया कि इन लोग के अंदर कितनी साजिश है। तो उसने एक प्लान अनकवर किया कि 100 साल का प्लान अमेरिका ने 1948 में जब चीन आजाद हुआ तब से एक 100 साल का प्लान बनाया कि 100 साल के अंदर हमको दुनिया का सबसे बड़ा देश प्लानिंग के साथ बनना है। तो मैं आज लंबा समय नहीं लूंगा, लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप पहला आदमी आया जिसने कि इस बात को पकड़ा कि ये चीन न जाने दुनिया को, अमेरिका को क्या करेगा, इसे रोकना जरूरी है। और उसने उसके लिए अपने ट्रंप की यूनिक स्टाइल में, भाव यूनिक स्टाइल उसका ये भी, आप बोलते हो डरना नहीं, तो ट्रंप एक आदमी डरता नहीं, मास्क नहीं पहनता है, वो चारों बाजू लोगों से घिरा रहता है, रोज उसका टेस्टिंग होता है, पर वो मास्क नहीं पहनता। तो ट्रंप की विचित्रता ने ये बात देखी कि चीन को रोकना जरूरी है, तो चीन को उसने इतना जबरदस्त हिलाया है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो आज चीन की स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो, मैं चीन को ये किताब पढ़ने के बाद में काफी स्टडी करता रहा, तो चीन बहुत 90% तो ऐसा लगता था कि चीन जीतेगा ही, लेकिन चीन की कुछ बातें विचित्र हो गई। ये बात हम सब का हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, इसके लिए मैं थोड़ा सा, ये आम आदमी को पता नहीं होता, इसके लिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि शी जिनपिंग ने आमरण, आजीवन रादर कहना चाहिए, आजीवन वहां का प्रेसिडेंट बना रहेगा, इतनी शक्ति पाली थी और वो शक्ति से वहां राज कर रहा है। तो चीन की वल्नरेबिलिटी किस तरह, हमारे यहाँ जो भगवान बताते हैं कि आपका जो कषाय होता है वो कषाय अपने आप आपको कमजोर कर देता है, चाहे रावण हो चाहे दुर्योधन हो। तो शी जिनपिंग भी वैसा होगा
कि नहीं होगा, एक आज कारण आ रहा है। तो आज ये दुनिया में कोरोना का भय भी इतना बड़ा जो फैलाया गया, ये चीन की भी साजिश थी, बाद में अमेरिका की भी साजिश थी। और तीसरी बात ये है कि जब महामारी आती है तो महामारी अपने आप में आज के युग में इतने लोगों को नहीं मारेगी कि जितना पहले मार चुकी है। यूरोप का इतिहास 150 साल के लिए बदल गया, देश के देश बर्बाद हो गए, कई शब्द केवल महामारी की वजह से आए। तो महामारी वाकई महामारी है, ये किसको जाके मार देगी पता नहीं है। कोई यंग को मार देगी, बूढ़े को मार देगी, कौन से व्यापार को मार देगी, कौन से देश को मार देगी, कौन सी प्रथा को, जैसे भाव बोल रहे हैं कि ये कितनी समाज की बुराइयों को भी इसने मार दिया, समाज की अच्छाइयों को भी मार दिया। इसलिए इसको हम महामारी कहते हैं कि इसका बड़ा असर होता है क्योंकि एक साथ फैलती है। भाव ने जैसे शुरुआत की कि कभी नहीं देखा कि देश के अंदर हर जगह, हर देश के हर प्रांत में इसका असर हो गया, दुनिया के हर देश में इसका असर हो गया। तो हमारे लिए काम की बात भाव ने एक तो बताई कि स्वास्थ्य का है, समाज का है। तो हमें भाव बोल रहे हैं कि आगे वापस बात करनी है, भाव का हुक्म होगा तो करेंगे, लेकिन आज मौका मिला तो मैं एक तो ये बात कहना चाहता था। उस बात के अंदर भारत को मौका मिलेगा ऐसा मुझे ज्यादा लगता है कि हमारी बर्बादी, हम इकोनॉमिकली तो बहुत डिफिकल्टी में हैं, पर मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर यहाँ से हम काफी रिकवर हो जाएंगे। 3 महीने तक एक बार इकोनॉमी एक बार ठीक ठाक चलने लगेगी तो 3 महीने के बाद तो हम लोग भूलने लगते हैं कि जैसे भाव ने बताया कि पूना एक्सप्रेस वे जैसे भूल जाएंगे। Y2K आया था, एक Y2K मीडिया के प्रताप से Y2K इतना बड़ा हो गया था कि लिफ्ट अपनी बंद हो जाएगी, घड़ियां बंद हो जाएगी, नहीं जाने क्या क्या सोचते थे। तो मीडिया के प्रताप से भी ये बहुत बड़ा हुआ आया। लेकिन ये जियोपॉलिटिक्स में बहुत डिटेल में नहीं जाते हुए, भारत को इस सब में से एक बड़ा मौका मिलेगा ऐसा चांस बहुत बहुत लाइकली है। एक तो इसकी वजह से भारत के अंदर इकोनॉमिक बड़ा रिफॉर्म होने का चांस है। एग्रीकल्चर को लेकर माइनिंग मेटलर्जी के अंदर कितनी चीजों में तो बड़ा रिफॉर्म गवर्नमेंट ने उसको ऑलरेडी अनाउंस किया है। और भी बातें हैं कि इन्फ्लेशन आ सकता है, डॉलर डूब सकता है, ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बातें, इसलिए मैं उनके डिटेल में नहीं जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा समाज में जो पीछे रह गए आर्थिक दृष्टि से ऐसे लोगों को होता है। तो मोदी जी की जितनी टेक्नोलॉजी की स्कीम थी, चाहे आधार हो, चाहे डीबीटी हो, कि अभी आयुष्मान भारत है, कि डिजी लॉकर है, इत्यादि इत्यादि, यूपीआई, ये सब ऐसे वर्ग को फायदा पहुंचाता है। तो भारत की इतनी बड़ी आबादी जो नीचे के वर्ग की है, उन सबको ये टेक्नोलॉजी की वजह से, कि आप जैसे एजुकेशन है, आज टॉप क्लास एजुकेशन हर जगह पहुंच जाएगी। हेल्थ केयर है तो अभी रिमोट हेल्थ केयर बात शुरू हो रही है, सरकार भी ध्यान दे रही है। ये बीजेएस के लिए भी हम कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कई बड़ी ऐसी चीजें हो रही है कि इसका बड़ा फायदा होगा। एक दूसरा फायदा ऐसे होगा भाव कि फ्रेंड्स कि ये जो मोबिलिटी थी, कि जो लोग शहर छोड़ के गांव छोड़ के शहर चले गए, उनकी तो कमाई हो जाती थी और गांव वाले की नहीं होती। तो अब आपका एड्रेस की वैल्यू, आपको रहने की जरूरत नहीं है, आप कहीं भी रहो, आप दुनिया की, मतलब भारत की बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो सकता है दुनिया की बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो। तो दुनिया के अंदर बहुत सारी नई परिभाषाएं, नए सिस्टम निकल रहे हैं, ये बात भी है। एक दूसरा मौका जो है भाव, आपकी बातें जो आपने इम्यूनिटी की कही, पुराने युग के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा है क्योंकि हम आयुर्वेद से जीते थे। तो आयुर्वेद का मौका एक बहुत बड़ा अभी वापस आ रहा है। तो मेरी डॉटर अमेरिका में प्रैक्टिस करती है आयुर्वेद की, तो उसने तो कोविड के पेशेंट्स भी ठीक किए। भाव को मैंने, मेरी कंपनी है, मेरे मित्र हैं, तो भाव को मैंने उनसे भी परिचित कराया कि आयुर्वेद, कोविड के अंदर आयुर्वेद का कितना बड़ा काम हो रहा है। तो ऐसे बड़े काम भी हो रहे हैं। एक ही बात कहूंगा, भाव ने उस बात को जो कहा कि घाटे का काम रोने से पूरा नहीं होता, घाटा तो कमाने से ही पूरा होता है। और कमाने के लिए
चाहे स्वास्थ्य कमाना हो, संबंध कमाना हो, या धन कमाना हो, यश कमाना हो, पॉजिटिव आदमी ही उसको कमा सकता है और पॉजिटिव आदमी ही जोखिम ले सकता है। तो आप इस परिस्थिति के अंदर चाहे घर से बाहर निकलने की जोखिम है या उससे आगे बढ़कर और भी कुछ काम करना है, तो पॉजिटिव सोच बिना आप जोखिम नहीं लेंगे, जोखिम बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपकी जो भी परिस्थिति है उसके अंदर आपकी 2 टीम में से एक टीम, आपके माइंड में से आधा माइंड, ये पॉजिटिविटी के लिए कैसे हर हाल में हमको पॉजिटिव रह के जोखिम उठाना है। और ये जो बात मैंने इतनी सब कही कि ये सब परिस्थितियों के अंदर भारत इस जियो पॉलिटिक्स की लड़ाई के अंदर भारत का पोजीशन बहुत अच्छी है। एक लास्ट बात कहूंगा, आज बातें मैंने छोटी छवाई कही लेकिन उसको आखिर में लाके ये कि भारत के लिए मौका है, आप पॉजिटिव रहिए। एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बात है कि पिछले 100 साल में अमेरिका ने 4 बड़ी लड़ाइयां लड़ी। कई लोगों को पता नहीं है कि उस 20वीं शताब्दी के अंदर 1910-20 के समय में 1919 के अंदर पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उस समय जापान कितना स्ट्रांग हो गया था। और उस 1919 के अंदर अमेरिका और जापान की दुश्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के अंदर जापान को जर्मनी के साथ जोड़ा। अदरवाइज कई लोगों को ये पता नहीं कि जर्मनी और जापान कैसे साथ आ गए, कल्चरली इतने अलग, इन दोनों के कॉमन एनिमी इंग्लैंड और अमेरिका थे। तो अमेरिका ने फर्स्ट विश्व युद्ध में उसका लिमिटेड रोल था, या रोल नहीं जैसा था कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, लेकिन वो जापान को दबाने का काम 1919 से चालू हो गया था। जापान को उस समय भी हराया, फिर दूसरे महाविश्व युद्ध में उसने जर्मनी और जापान दोनों को शिकस्त दी। इंग्लैंड के साथ लड़ रहा था, लेकिन इंग्लैंड को भी वहां के लोग, क्योंकि इंग्लैंड का अमेरिका में एक तरफ एक समय राज था, तो इंग्लैंड के प्रति उनके मन में भी एक दुर्भाव था, तो इंग्लैंड भी पीछे रह गया। इसके बाद में रशियंस, जो 60-70s का इतिहास जानते हैं, रशियंस आर कमिंग करके एक बड़ा भाई था, तो अमेरिका अपना हल्ला गुल्ला जैसे भी करके रशियंस को भी उन्होंने आखिर में पछाड़ा। 1985-87 के समय जो लोगों को याद है कि 1989 में जापान के मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ। उसके पहले 10 साल तक अमेरिकन ने जापानीज के बारे में इतनी बातें फैलाई कि जापान महा ग्रेट है और बाद में जापान महा बोगस है, और वहां उस कंफ्यूजन क्रिएट करके उन्होंने जापान को भी परास्त किया। इस समय चाइना के साथ भी अमेरिका ऐसा ही कुछ कर रहा है कि चाइना को दुनिया भर में इतना बदनाम कर दिया, और ये दुनिया में पहली बार होगा। रशिया, जापान, जर्मनी में ऐसा नहीं हुआ कि एक ही देश एक तरफ था और अमेरिका दूसरी तरफ था। उस समय ऐसा नहीं हुआ, कई देश एक तरफ थे, रशिया के साथ भी कई देश लगे हुए थे। लेकिन इस समय अमेरिका ने एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि चीन अकेला, और चीन के अंदर भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऐसे कर रहे हैं कि शी जिनपिंग को अकेला कर दो, क्योंकि इस आदमी ने इतना सत्ता ले ली। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग दूसरा पहलू मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, और साथ ये कि भारत के अंदर बहुत बड़ा मौका है ये सब चीज के अंदर। मैं उसकी डिटेल में नहीं गया, लेकिन वो मौका हमको तभी मिलेगा, जैसे कि भाऊ ने बोला, हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव रहेंगे तो ही जोखिम लेंगे। इतने जात के नए मौके, में खाली एक मौके की बात करूंगा, कितने सारी प्रॉपर्टीज निकम्मी हो गई। अब थिएटर्स में कितना टाइम लगेगा जाने का, रेस्टोरेंट्स में जाने का कितना टाइम लगेगा, मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल में जाने कब कितने यूज होंगे। अचानक कितनी सारी की चीजों के उनका उपयोग ही एकदम बदल गया। वैसे ही जहां मोबिलिटी के कारण लोग बदल गए, व्यापार का तरीका बदल गया, तो ना निराश होने, हताश होने के बदले में, निगेटिव होने के बदले में मेरी कमाई चले गई, कमाई का साधन चला गया। आप ये देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है, उसके अंदर कितने मौके हैं। तो कई मौके मुझे दिख रहे हैं कि ऐसे मौके भी आएंगे। तो बात यही है कि आज भाऊ ने, हम देख रहे थे कि पानी का काम एक मुकाम तक आके रुक गया था। ये कोरोना ऐसा आया कि वापस अपनी पूरी संस्था के अंदर अपने सारे कार्यकर्ताओं में कितना ऊर्जा फैल गई, कितना एक बड़ा काम मिल गया, आपके लिए रास्ता मिल गया। सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर एक तरफ फोर्स मोटर जुड़ा, मुंबई के अंदर क्रेडाई जुड़ा, और अब बिल गेट्स फाउंडेशन हमारे साथ जुड़ गया। तो बिल गेट्स फाउंडेशन का जुड़ना तो बीजेएस के लिए एक इतना बड़ा दरवाजा खुल गया जिसका कोई हिसाब नहीं है।
और भाऊ ने ये बात कितनी बताई, नहीं बताई, शायद नहीं बताने का मौका मिला, काम में इतने डूबे हुए हैं, कि बिल गेट्स करीब करीब सामने से ही आया। हमने तो एक छोटी सी दस्तक दी, ये धर्मेश भाई की दोस्ती थी, तो हमने तो एक कॉल किया, लेकिन उसके बाद में देखा कि बीजेएस जैसी संस्था भारत के अंदर है, जिसके पास तो सब तो रिक्वायरमेंट थी, सब तो जो ऑडिट चाहिए उतना ऑडिट कर सकते थे वो लोग, उन्होंने चुपचाप इसका स्टैंडिंग देख के वो सामने से ऑलमोस्ट गरज करते आए कि हमको आपके साथ काम करना है, लंबा काम करना है, तो छोटे प्रोजेक्ट के नहीं, अपने साथ बड़े प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए आए। तो ये अपने आप में इतना बड़ा उदाहरण है भाऊ का और अपने बीजेएस का और अपने सारे कार्यकर्ताओं का कि एट पर्सनल लेवल अगर हम पॉजिटिव हैं तो अपनी हेल्थ की रक्षा करेंगे, फैमिली की रक्षा करेंगे, व्यापार और पूंजी का जो ह्रास हो गया कई जगह कि कितना रियल एस्टेट है, कितनी चीजों का तो हाल बहुत बुरा है, लेकिन सब बदलता है। जब जैसे बुरे दिन एक साथ आए वैसे अच्छे दिन भी एक साथ आएंगे, पॉजिटिव लोगों को उसका ज्यादा बहुत फायदा मिलेगा। और ये जितने बदलाव आए हैं उसके अंदर अच्छी बातें छिपी हुई है, कि जैसे स्वास्थ्य की है, कि सामाजिक है, हमारी टेक्नोलॉजी की है। तो पॉजिटिव देख के हम किस तरह से आज अपने तो सब सेवा के अंदर लगे हैं, तो सेवा भी करें, लेकिन अपना आत्मविश्वास और अपने परिवार, अपने मित्रों का आत्मविश्वास भी बना रहे। भाऊ जैसे लीडर अपने बीच में हैं, वो उनको देख के ही इतनी ऊर्जा पड़ जाती है। और आज उनकी पीड़ा, वही उनका एक बड़ा मैसेज है कि ये पीड़ा कहीं पैदा ना हो, उसके लिए भी हम क्या अवेयरनेस करें, अपने आप से कैसा प्रकाश फैलाएं। आशा करते हैं कि हम सब ऐसा ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वल्लभ साहब। आज हमारे लिए परम सौभाग्य है, हम सब एनलाइटन हो रहे हैं आप लोगों के विचारों से। और आपने एक बहुत बेहतरीन बात भाऊ की बात के साथ में जोड़कर कही, और आपने कहा कि बीमारी से हमने इतिहास को बदलते हुए देखा है। बहुत बड़ा मैसेज है इसके अंदर कि जब जब बड़ी बीमारी आई, इतिहास गवाह है, ब्यूबोनिक नामक बीमारी आई 1600 में, उसके बाद ऐसे हर समय 100 साल के बाद में ऐसा एक क्षण आता है। और हमारे लिए एक अद्भुत समय है ये कि आप दोनों के साथ हमको काम करने को मिल रहा है। और मेरा निवेदन, धर्मेश भाई को बुलाने से पहले जितने भी हमारे पूरे देश भर से कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, धर्मेश भाई का वक्तव्य होने के पश्चात हम क्वेश्चन आंसर का भी राउंड चलाने वाले हैं। जिनके भी प्रश्न हो, जो फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं, वो फेसबुक में अपना वहां पर अपना क्वेश्चन को टाइप करें। हम आपके नाम से वो वाला प्रश्न आदरणीय भाऊ से, आदरणीय वल्लभ जी से करने की कोशिश करेंगे। आदरणीय धर्मेश भाई, आपका परिचय अभी हमारा संक्षिप्त है, मात्र महीने 1.5 महीने पहले आपसे क्रेडाई के माध्यम से, बंबई के काम के माध्यम से, भाऊ के माध्यम से परिचय हुआ, और जिस बेहतरीन तरीके से आपकी टीम ने इस सारे काम को अंजाम दिया, धर्मेश भाई पूरे परिवार की तरफ से आपको खूब बधाई, खूब अनुमोदना। और मैं ये आशा करता हूँ भाऊ के मुंह से, वल्लभ भाई के मुंह से खूब तारीफ सुनी आपकी, और आज आपका साक्षात्कार हम हमारे कार्यकर्ताओं से करा रहे हैं। और भाऊ की एक इच्छा है कि आपका एक पूरा सेशन कुछ दिनों के बाद हम 1 घंटे का एक सेशन पूरे कार्यकर्ताओं के साथ कराएं। आज आपका परिचय है, तो मैं स्वागत करता हूं पूरे बीजेएस परिवार की तरफ से। आप धर्मेश भाई बोले उसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि धर्मेश भाई के परिवार से, आपके पिताजी से हमारा मेरे ख्याल से 50 साल से संबंध होगा इनके परिवार से। तो सदारमल जी काकोसा हम बोलते थे उनको, तो उनके जैसा पॉजिटिव आदमी बहुत कम होता है। वो मेरे पिताजी को बहुत पॉजिटिव गिनते थे, इसलिए वो बहुत प्रेम से आते थे, और बहुत दोनों परिवारों का प्रेम है। लेकिन धर्मेश भाई के जीवन में भी कई घटनाएं घटी। धर्मेश भाई जैसा पॉजिटिव आदमी, मैं अगर पॉजिटिव, बिल्कुल मैं कितने पॉजिटिव लोगों को जानता हूं, तो उनमें से टॉप 5 में से धर्मेश भाई एक पॉजिटिव आदमी होंगे। तो आज की संस्था, आज के इस गोष्ठी में जहां हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, धर्मेश भाई का होना एक बहुत शुभ संयोग है। धर्मेश भाई। थैंक यू सर। मेरे 2 बड़े भाई यहाँ उपस्थित है। वल्लभ भाई, जैसे वल्लभ भाई ने बताया, एज फैमिलीज वी बीन सो फॉर्चुनेट। बहुत कम परिवारों में 50 साल का प्रेम रहता है। एंड वल्लभ भाई के फादर रूपचंद जी के बारे में इतनी अच्छी मेमोरीज है मेरी एज अ यंगस्टर। मैं हमेशा मिला करता था उनको, एंड लाइकवाइज वल्लभ भाई इज लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। शांतु भाऊ के साथ 25 वर्षों का प्रेम रहा है, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप दोनों यहाँ उपस्थित है। सारे बीजेएस परिवार को सर्वप्रथम बहुत बहुत आदरणीय वंदन
मेरी तरफ से एंड पूरे क्रेडा MCHI की तरफ से। कुछ दिनों पहले जब शांतु बाबू से बात हुई तो वल्लभ भाई ने जैसे बताया शांतु बाबू की एनर्जी इतनी इन्फेक्शियस है, तो शांतु बाबू ने 5 मिनट में विवरण किया कि पुणे में एक कार्यक्रम कर रहे हैं, मुंबई में करना है, एंड मेरे ख्याल से 10 मिनट की हमारी चर्चा हुई होगी और हमने कहा कि भाई बिल्कुल करते हैं। एंड यकीन मानिए आज वो अंतर ही नहीं रहा है। आई डोंट थिंक हमारे किसी के दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि ये BJS है या ये क्रेडा MCHI है। शांतु बाबू उतनी हक से हमें भी डांट फटकार करते हैं जितने BJS के कार्यकर्ताओं को करते हैं, एंड वल्लभ भाई उतने ही प्यार से हमारे को भी समझाते हैं जितना आपको समझाते हैं। सो द ग्रेट थिंग अबाउट दिस, हर एक परिस्थिति में कुछ अच्छा निकल के आता है, मंथन होता है तो कुछ अच्छा ही निकलता है। तो आई थिंक द ग्रेट थिंग इज के 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑलमोस्ट बिकम वन, एंड ये हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है कि हम इस कार्य में जुड़ पाए। अभी लड़ाई जैसे शांतु बाबू और वल्लभ भाई ने कहा लंबी है, तो आई थिंक वन थिंग दैट आई कैन टेल यू कॉन्फिडेंटली, दीज आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस जिसका स्टैमिना खत्म नहीं होगा। तो हम whatever it takes तब तक इसके सामने लड़ते रहेंगे, and we'll see to it that we can earn victory over this virus. मित्रों, आज का जो टॉपिक है, मैं संक्षिप्त में, हेल्थ मेरा एक फेवरेट विषय रहा है, एंड मेरा ये मानना है कि सर्वप्रथम आप जो भी उपस्थित है, एक पहले अपने आप को प्रश्न पूछिए, दिन में कितने घंटे आप अपने आप के लिए निकालते हैं। नॉर्मली हमारी जो व्यवस्था रही है और हमारी जो संस्कृति रही है, ऑलमोस्ट गिविंग टाइम टू योरसेल्फ इज कंसिडर्ड कि अरे यार मैं कोई स्वार्थीपना तो नहीं कर रहा हूं। मेरे गुरुजी थे, वो ऑलवेज कहा करते थे कि ओनली दैट पर्सन हु कैन हेल्प हिमसेल्फ कैन हेल्प समबडी एल्स। आप स्वस्थ है, आप केपेबल है, आप परिपूर्ण है, तो ही आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रूल आप ये बनाइए कि दिन में 1 घंटा आपको खुद के लिए निकालना है। 1 घंटा शरीर के लिए, टेक 1 hour आउट फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। 23 घंटे फिर शरीर आपका साथ देगा, आपका दिमाग आपका साथ देगा, सब कुछ आपका साथ देगा। सेकेंड, आफ्टर 40, आई थिंक द नंबर 1 प्रायोरिटी इन लाइफ हैज टू बी हेल्थ। आप अगेन इफ यू रियली सिट विद योरसेल्फ, एंड आई थिंक अपने सबके पास कुछ समय रहा है अभी इन दिनों, जेन्युइनली थिंक कि 40 के बाद में अगर इफ यू वांट टू एंजॉय एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अगर हेल्थ हो तो ही आप कर पाएंगे। खाने को लिए बैठेंगे, अगर डायबिटीज है तो आप खाना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। चर्चा में है तो आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि यार मैं ज्यादा बोल गया तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सिमिलरली एनी एस्पेक्ट, आप अगर अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अगर आपका मोटापा है तो आप अच्छे कपड़े पहनने खरीदेंगे जरूर, लेकिन उसको पहनने का एंजॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। एंड सिमिलरली एट ऑल लेवल्स, इट इज दीज आर आई एम टेलिंग यू ऑफ द एक्सटर्नल फीचर्स, बट एट ऑल लेवल्स आई थिंक अगर स्वस्थता है बोथ इन द माइंड एंड इन द बॉडी, तो ही आप जीवन एंजॉय कर पाएंगे। सो एट एनी एज ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन 40 के बाद में तो एब्सोल्युटली कंपलसरी है। तो इफ यू लुक एट दीज 3 एस्पेक्ट्स, माइंड, बॉडी एंड सोल, आई थिंक कोरोना आपने को बहुत कुछ सिखा रहा है। लेट्स फर्स्ट लुक एट द माइंड। कुछ वर्षों पहले यूके में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 20 प्रेग्नेंट लेडीज को चुना गया। ऑल 20 हैड एक्सट्रीम सिम्टम्स ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत लेडीज को प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिटिंग की शिकायत होती है, तो उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। उनको यूके की फाइनेस्ट लैब में ले जाया गया, एंड पूरा दे गिव अ साइकोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ ब्रीफिंग कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च। 10 साल से हमने रिसर्च किया है, नाउ अभी ये वंडर ड्रग का निर्माण किया गया है, एंड कोई भी तरह का आपको वॉमिटिंग सेंसेशन हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट इज, दिस ड्रग विल क्योर। ऑब्वियसली सबको ड्रग दी गई। 15 रिपोर्टेड ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट, उनके सिम्टम्स ड्रामेटिकली कम हुए। 3 के सेम रहे, 2 के बढ़ गए। When the results were brought out, the drug that was given to them was, अगर आपने पॉइजन खा लिया है तो आपको वॉमिटिंग के लिए दवाई दी जाती है, तो वो दवाई दी गई, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट 15 रिपोर्टेड कंप्लीट क्योर ऑफ सिम्टम्स। व्हाट डज इट टेल अस? आई थिंक 90% ऑफ द क्योर्स, आज अपने बहुत कुछ सुन रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको ये सब बहुत जरूरी है। आई मीन नो वे ट्राइंग टू अंडरमाइन एनी ऑफ दीज। आपको मास्क पहनना जरूरी है, आपको इम्यूनिटी के लिए काम करना जरूरी है, आपको वेरियस चीजें करनी जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से माइंड पॉजिटिव रखना है।
अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, तो आप कोई भी परिस्थिति में आप कोई भी परिस्थिति को जीत सकते हैं। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन एज फार एज द माइंड बॉडी कनेक्शन इज कंसर्न्ड, इज जो डिस्पेंसा। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो you can see number of videos. Through elaborate scientific research, he has pointed out that almost all ailments today can be cured if the mind is right. And probably the greatest healer on planet Earth is no medicine, no pharmaceutical factory, no doctor, no hospital. It is the mind. So, मेरा पहला निवेदन ये रहेगा कि please, 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 on a consistent basis, be positive. Tell your mind every day morning. Affirmations बहुत जरूरी है, तो पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने को देने जरूरी है सुबह उठने के साथ ही एंड रात को सोने से पहले. कीप टेलिंग योरसेल्फ दैट आई एम गोइंग टू बी हेल्दी. ये कोरोना मेरे को छू नहीं सकता, मैं इस कोरोना से बाधित नहीं होगा. एंड यकीन मानिए 99.9% दिस इटसेल्फ शुड बी इनफ. सो फर्स्ट, जैसे भाऊ ने कहा, जैसे वल्लभ भाई ने कहा, माइंड को पॉजिटिव रखिए, माइंड को स्वस्थ रखिए. That is the biggest key according to me in fight against corona. Second, let's come to the body. अपने सब जैन हैं या जैनेतर है. आज वल्लभ भाई, there was a scientist by the name Yoshiro Oshumi. He got a Nobel Prize for medicine on a subject called autophagy. Autophagy was nothing else but he did 10 years of research on fasting. Largely अगर उसके आप मेडिकल जर्नल्स भी पढ़े तो वन ऑफ की बेसिस लर्निंग वाज बिकॉज शायद आज फास्टिंग हम करते हैं. नाउ व्हाट ही फाउंड आउट, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग. अपने को सबके लिए ये हंसने जैसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया आज अपने को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हेल्थ फैक्ट्स इन द वर्ल्ड टुडे इज इंटरमिटेंट फास्टिंग. व्हाट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग? वो कहते हैं कि 16 घंटा आप कुछ मत खाइए, 8 घंटा खाइए. 2000 वर्षों से जैनिज्म ये कह रहा है कि रात शाम को 6 बजे के बाद में मत खाइए, सुबह 9 बजे के बाद में खाना शुरू करिए. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज समथिंग. नाउ वी हैव लुक्ड एट द रिलीजियस साइड. नाउ लेट अस टेक द साइंटिफिक एविडेंस. After 12 hours of fasting, a process triggers which is called as autophagy. Autophagy is the natural process of the body जिसमें सेल रिपेयर सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है. Now, अगर आप अपने आप को एनालाइज करें, you will realize that there is only one species on planet Earth who eats as per time. अगर शेर ने खाना खाया है, हिरण जो पास कर रहा है, he very clearly knows कि इसका पेट भरा हुआ है, इसकी अगर इसके में पास से भी चले गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बंदर उसकी पूंछ खींच लेता है because he knows कि इसका पेट भरा हुआ है. तो he will not eat till he is hungry again. We are the only species on planet Earth who eat as per time and not as per hunger. And that is the biggest problem that we have. Now, when we eat as per time, we are all born with limited energies. 90% of human energy is wasted in eating, digesting and excreting. खाने, पचाने और मल निकालने में अपनी 90% एनर्जी चली जाती है. So, जो क्रियाएं body is capable of, it does not have the time or the energy to do that. When you do 16-8 या अपने 24 का and सुबह अगर जैसे मैं कहा 9 बजे के बाद में आप खाने का प्रयोग करिए, so 16 घंटे आप मत खाइए, 8 घंटे खाइए. Then what happens after 12 hours autophagy kicks in. So your body has, आज अपने घोड़ों का दर्द की बात करते हैं कि 50 साल के हो गए, घोड़ों का दर्द शुरू हो गया. The body 100%, the mind 100% has the ability to repair it. We are not giving it the time. तो 24 जब अपने बात करते हैं तो शायद महावीर स्वामी जैनिज्म was probably one of the greatest physical sciences also. आज हमने साइंस साइड पे रख दिया एंड सिर्फ क्रिया में लग गए. So after 12 hours, as I said, autophagy kicks in, तो cell repair system kicks in. After 14 hours, human growth hormone, वल्लभ भाई, straight increases by 2000%. So आज again जो जितने आप बड़े एथलीट्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ दीज पीपल, जब आप ये कहते हैं, आप सुनते हैं कि वो ड्रग टेस्ट में फेल हो गया, इज बिकॉज ही इज टेकिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन. तो आर्टिफिशियल हार्मोन लेता है. जब आप फास्टिंग करते हैं तो क्लियरली आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आफ्टर, एज आई सेड, 14 आवर्स इंक्रीजेस, बिटवीन 14 and 16 आवर्स इंक्रीज बाय 2000%. सो अगेन शरीर की नेचुरल शक्ति टू फाइट
एनी काइंड्स ऑफ एनिमी ड्रामेटिकली बढ़ जाती है. सो अगेन जैसे मैंने कहा, ये एक छोटा सा एग्जांपल है. कभी लंबी चर्चा करेंगे तो वी कैन गेट इनटू इट, बट सिर्फ जैन बन जाइए, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है फॉर इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी. सो क्लियरली आज से जैन बनिए, एंड अगर सही माने में जैन बने, एंड आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट disservice we have done to Jainism is कि हमने उसको religion बना दिया. Jainism is a way of life. Jainism is not a religion. The moment you make it a way of life in every aspect of a life, तो अपने आप 90% अपने कष्ट अपने आप सॉल्व हो जाएंगे. ये मेरा 100% मानना है. So एक सिंपल प्रयोग करिए, कल से 16/8 शुरू करिए. एक महीने में we can again take a ये like this कि सबको वजन कितना कम हुआ, एनर्जी लेवल्स में कितना फर्क पड़ा, एंड जैसे मैंने कहा स्वास्थ्य में कितना फर्क पड़ा. वी कैन हैव ये आज से, जैसे मैंने कहा, वन टेक अवे ऑफ दिस 16/8 कल से शुरू कर दीजिए. सो अगेन एज फार एज बॉडी इज कंसर्न, देयर आर सम सिंपल प्रिकॉशंस. क्लियरली अगेन अगर आप पदार्थ में जाना चाहते हैं, गिलोई शुरू करिए, अश्वगंधा शुरू करिए. दीज आर टू, जब बाबा रामदेव क्योर की बात करते हैं, वन ऑफ द 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाटएवर ही इज टॉकिंग ऑफ इज गिलोई एंड अश्वगंधा. क्लियरली यू नीड टू हैव vitamin C and zinc. These are the other 2 things जो आपको benefit करेगी in helping your immunity. The most important factor, corona is a flu. The moment your lungs get involved, it becomes a serious disease. लंग की स्वच्छता के लिए सबसे important है विटामिन D3, and उसके लिए सबसे सहज इलाज है 20 मिनट कम से कम दिन में आप धूप में रहिए. आज all of us have vitamin D3 deficiency because हम धूप में जाते ही नहीं है. सो आज धूप में 20 मिनट रहिए दिन में, अपने आप D3 नॉर्मल हो जाएगा. These are the simple ये. सो जैसे मैंने कहा, एक प्रयोग करिए, कल से जैन बन जाइए, और आप फर्क देखिए. महीने में एक आंबेल, एक एकादशी, एक उपवास करिए, एंड फॉलो 16/8. आई डोंट थिंक यू विल एवर नीड एनी मेडिसिन इन लाइफ. दैट मच आई कैन गारंटी. थर्ड, लेट्स कम टू द सोल. सो वी टॉक्ड अबाउट माइंड, वी टॉक्ड अबाउट बॉडी. सोल के बारे में आज अगर अपने सही माने में जैन है, नेगेटिव थॉट सबसे बड़ी हिंसा है. आज अपने भौतिक हिंसाओं के बारे में सब जागरूक है. एक चींटी को नहीं मारना चाहिए, इसके प्रति प्रेम होना चाहिए. खुद की तरफ प्रेम कहाँ है? आज अगर अपने आप को आप प्रेम करते हैं तो पहली चीज नेगेटिव थॉट से दूर रहिए. आज कोई भी कैलामिटी आई थिंक ये दर्शाती है कि आपकी आत्मा का स्तर क्या है, आप कहां पे है अपनी जर्नी में. इफ अ कैलामिटी ब्रिंग्स आउट द नेगेटिव इन यू, प्लीज रियलाइज अपने क्रिया में अटक गए हैं. कहीं ना कहीं वी नीड टू रीडिस्कवर आवर जर्नी इन द पाथ ऑफ लाइफ. अगर हमारी पॉजिटिविटी डिस्टर्ब नहीं हुई, हमारी स्थिरता डिस्टर्ब नहीं हुई, देन वी आर ऑन द राइट पाथ. लाइफ इज वेरी अनकॉम्प्लिकेटेड. आई थिंक अपना हैप्पीनेस क्वोशेंट अगर ठीक हो, जैसे मैंने कहा, अपनी पॉजिटिविटी इंटैक्ट हो, अपनी स्थिरता कायम हो, एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. अगेन आई थिंक आज हमने बहुत सारी चर्चाएं की है. वी कैन समडे अगेन हैव अ प्रॉपर सेशन ओनली ऑन हेल्थ. बट बीजेएस के साथ एंड वल्लभ भाई के साथ काम करने का मौका मिला फ्रॉम द एंटायर क्रेडाई MCHI एंड द क्रेडाई फैमिली अक्रॉस द कंट्री. बिग थैंक यू टू शांतु भाऊ एंड वल्लभ भाई. कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है. प्लीज ट्रीट इट एज अ नॉर्मल फ्लू. Yes, whatever reasonable precautions we need to take, अपने को लेते रहना चाहिए. बाकी concentrate on mind, body and soul. अपने आप इस प्रॉब्लम से हम सब निपट पाएंगे, जीत पाएंगे. फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. रमेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. खूब खूब अभिनंदन आपका. और इतना बेहतरीन तरीके से आपने आज अपने बातों से हम लोगों को अनुग्रहित किया. हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके पूरे भारतीय जैन संगठन परिवार की तरफ से, और पूरे क्रेडाई MCHI परिवार को भी हमारी तरफ से खूब खूब अनुमोदना. भाऊ, यदि अवेलेबल है तो कुछ प्रश्न हम ले लेते हैं, 2-3 प्रश्न लेते हैं. समय ऑलरेडी वल्लभ साहब और भाऊ शायद 4 बजे उठने वालों की श्रेणी में है, और ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं. हम अतिक्रमण की ओर बढ़ रहे हैं. 1-2 प्रश्न है. अगला 5 बजे करना चाहिए. यस. वल्लभ साहब के लिए जसवंत जी का एक प्रश्न है. वल्लभ साहब, अपने जसवंत जी चेन्नई से एक प्रश्न है कि हाउ डू यू सी पीपल गेटिंग कोविड, देयर केयरलेसनेस ऑफ पास्ट कर्मा और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ?
हर काम के पीछे हमारा एक निकाचित मतलब एक हमारा कर्म तो रहता ही है, लेकिन जो व्यवहार और निश्चय दो चीज बताई कि एक फिक्स्ड कारण है और एक हमारा व्यवहार कारण है। तो जैसे कि कोविड आया, अब कोविड कितनी बड़ी तकलीफ लेके आया, छोटी तकलीफ लेके आया कि बड़ी तकलीफ लेके आया, तो वो बड़ा फर्क पड़ सकता है। कि जैसे भगवान के कर्म तो सब उदय हुए ही, वो तो भगवान कर्म को तो नहीं रोक सकते, उदय को नहीं रोक सकते, लेकिन उदय के बाद में जो पुनर्बंध है उसको हमें रोकना है। तो कोविड आना तो मेरे ख्याल से उदय का विषय ये सामूहिक उदय ही है कि एक ही साथ सब लोगों को उस कोविड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसका असर कितना होगा और उसके असर में हम वापस क्या कर्म बंधन करते हैं वो हमारे हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद वल्लभ साहब। भाऊ के लिए एक प्रश्न है शिंदखेड़ा से, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है शिंदखेड़ा। भाऊ ने जिस तरीके की चिंताएं समाज के बारे में अपने अनुभव के साथ रखी, वो हमारे कार्यकर्ता का एक प्रश्न है भाऊ की, बीजेएस क्या इन सारी योजनाओं को लेकर इस विजन, कौन से विजन के साथ आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है, वो जानना चाह रहे हैं। विजन तो हर एक प्रोग्राम के साथ अपन करते हैं, लार्जर विजन होती है, लेकिन जैसे जैसे परिस्थिति सामने आती है अपन एक एक चीज ओपन करते हैं। तो इस तरीके से जैसे भी अपने को आगे के चैलेंजेस बड़े आने वाले हैं अपने सामने, मुझे अभी काफी बड़ा डेंजर आपके सामने दिखता है, तो जैसे परिस्थिति आएगी उसको मुकाबला करने का नीति ये पहले से डिसाइड नहीं होता है, परिस्थिति के साथ डिसाइड किया जाता है। तो हम बार बार उसको लेके सामने आते हैं और आते रहेंगे। भाऊ सुदीप जी हमारे दिल्ली से बहुत सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली काफी समय तक हमारे साथ जुड़े हुए थे, 10 बजे तक हमारे साथ थे। उन्होंने एक प्रश्न मुझे भेजा था, जब वो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट काम के कारण उनको सुबह 4 बजे कहीं निकलना है। उन्होंने एक प्रश्न ये लिखा कि आपने जो इम्यूनिटी के बारे में बात की, उनका ऐसा कहना है क्या बीजेएस इसको देशव्यापी मुहिम बना सकता है क्या, जो सख्त जरूरत दिख रही है आज? बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे वल्लभ भाई भी उसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, हम इसके ऊपर डेफिनेटली सोचेंगे, थोड़ा सा और भी ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा इसका, और इसके ऊपर सोच के डिसीजन लेना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूँ। हाँ बराबर। भाऊ वैसे प्रश्न तो जिस तरीके से ये सारे हैं, इसमें एक हमारे रमेश जी ओसवाल जुड़े हुए हैं। एक प्रश्न रमेश जी ओसवाल है जो जिप्रो से जुड़े हुए हैं, जो प्रेसिडेंट है जैन इंटरनेशनल फिलोसॉफी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि क्या ऐसा हम बीजेएस के माध्यम से वेब सेमिनार साइंस एंड जैनिज्म पर कर सकते हैं क्या? जो आज आपकी तीनों की बात सुनने के बाद में उनको ऐसा लगा कि ये साइंस एंड जैनिज्म के विषय पर भी बीजेएस ने कोई सेमिनार उनके माध्यम से की जा सकती है क्या? अभी का जो फोकस है वो थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर धर्मेश भाई काफी उसमें काम करते हैं, तो वल्लभ भाई धर्मेश भाई सब साथ में मिलके, जैसे सुदीप जी का क्वेश्चन था वैसे आगे क्या करना है इसके डिसीजन लेंगे। भाऊ मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा? मेरा जवाब भी दिया। ओके भाऊ, मेरा इंटरनेट थोड़ा सा कुछ ना गड़बड़ हो गया, सॉरी। डॉक्टर मोदी जो इसरो में डायरेक्टर थे, वो इसके सेक्रेटरी हैं अभी जी। भाऊ इस तरीके से काफी सारे लोग जिस तरीके से रूटीन में आपको और वल्लभ जी के लिए अप्रिसिएशन लिख रहे हैं, शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। मोर देन 900 कमेंट्स है। कमेंट्स में सिर्फ एक ही बात है कि वो जो सदैव वो रहता है, और वो आप दोनों उन बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे जो बातें हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखी है। शायद आप भी और वल्लभ जी भी, उन सारी बातों को मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन भाऊ मैं इस पॉजिटिव नोट पर हमारे सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारा पूरा जितना भी हमारा भाव है, मनोभाव से आपके प्रति हम समर्पित होकर पूरे देश भर में आपके दिए हुए दिशा निर्देश से हर कार्यकर्ता आगे बढ़कर इस काम को करने के लिए सदैव तत्पर है। इनफैक्ट मैं वल्लभ साहब एक बात जरूर कहता हूं कि जो भी बीजेएस की पिछले 15 साल में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में जो समझ पा रहा हूं, शायद इस तरीके से विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे सेल्फलेसनेस प्रथम दिन ही उसके खून में डाली जाती है, जहां पर नाम और पद, जहां पर सारी चीजें गौण है, ये अपने आप में एक अद्भुत है। और ये भाऊ के रहते और इस संस्था के रहते कोरोना का आना
और हमारा सबका जुड़ना, इसमें भी प्रभु का कुछ न कुछ हमारे लिए योग लिखा हुआ है और प्रभु हमारे माध्यम से कुछ करवाना चाहता है। जैसे धर्मेश भाई ने कहा, बहुत सारे अनुभव है। भाऊ ने जब ये काम शुरू किया ईरोड में भी, हमने बहुत हिम्मत करके भाऊ के बोलने से काम शुरू किया। और आप लोगों की जानकारी के लिए, भाऊ के आशीर्वाद से वल्लभ साहब 75 डेज तक ईरोड में एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया। और जब हमने काम शुरू किया भाऊ के बोलने से, उस समय 600 केस इंडिया में थे और 60 केस ईरोड में थे। 10% ऑफ इंडियाज केस वर इन ईरोड। हमने ये काम शुरू। फैंटास्टिक, वेल डन, ग्रेट। इट इज ऑल अमेजिंग। प्रभु कुछ ना कुछ चाहता है भाऊ के माध्यम से करवाना। भाऊ, आपकी और वल्लभ भाई की एक बात से मैं इस बात को कंक्लूड कर रहा हूं कि पॉजिटिव नोट पे हमारे सब कार्यकर्ता आपसे अभी चार्ज हो चुके हैं। हमने कैलेंडर को तारीख बदलते देखा है, लेकिन एक तारीख ऐसी आती है जो कैलेंडर को भी बदल देती है। और हम आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से इस पूरे देश भर में आप जितनी एनर्जी से हम कार्यकर्ताओं से काम करवाना चाहते हैं, हर कार्यकर्ता आपके प्रति समर्पित भाव से सारे कामों को आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से बिल्कुल निश्चित समर्पण भाव से हर कार्य को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। वल्लभ भाई, धर्मेश भाई, आपने भी बहुत बड़ा सहयोग दिया, आपका सबका धन्यवाद।